हे गाइस, दिस साइड सीएसईएम आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बजट वर्सेस स्टैंडर्ड प्रॉफिट, तो बजटेड प्रॉफिट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट को रिकंसाइल करने का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आइए दोस्तों आज उस सफर को और आगे बढ़ाते हैं। एंड मीनवाइल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का इसको जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया, मैं एक बार उसको फटाफट एक बार वापस से आपको रिकैप कराऊंगा ताकि आप लोग इस लेक्चर को इजीली लिंक कर सकें। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है दैट मींस हम लोग जहां पर दो प्रॉफिट को रिकंसाइल करते हैं और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के पीछे रीजन होता है कि उन दो प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उन डिफरेंसेस के रीजंस को फाइंड आउट करना और उन रीजंस को यूज करते हुए हम लोग उसको रिकंसाइल करते हैं ताकि हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन सके। ये दो प्रॉफिट कौन कौन से हो सकते हैं? बजट प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट हो सकता है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट हो सकता है, और लास्ट ईयर प्रॉफिट और करंट ईयर प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वैसे तो ये बजट वर्सेस एक्चुअल एंड लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, छोटा सा स्लाइटली डिफरेंस है जिसको अभी आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यार इसमें कौन कौन से एप्रोप्रिएट रीजंस जो है, एप्रोप्रिएट वेरिएंसेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे और एप्रोप्रिएट वेरिएंसेस के लिए कुछ इस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया था कि हम लोग बजटेड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट और लास्ट ईयर प्रॉफिट हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं। सारे के सारे फेवरेबल वेरिएंसेस को ऐड करेंगे, एडवर्स वेरिएंसेस को लेस करेंगे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट या करंट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा। फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि आप लोगों का बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, इसको रिकंसिलिएशन से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि बजटेड प्रॉफिट कैसे आता है और एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आता है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक स्टेटमेंट बताया। उस स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि सेल्स के अंदर हमारे अगर हम बात करते हैं तो बजटेड सेल्स क्वांटिटी लेते हैं, एक्चुअल के अंदर हम एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी लेते हैं। तो बजटेड सेल्स क्वांटिटी और एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी दैट मींस यहाँ पर एक सेल्स क्वांटिटी का डिफरेंस है जिसे हम लोग सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस से मीट आउट कर देंगे। बजटेड सेलिंग प्राइस यूज होती है बजट में और एक्चुअल सेलिंग प्राइस यूज होती है एक्चुअल में। तो बजटेड सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो भी हम लोग सेलिंग प्राइस वेरिएंसेस के अंदर मीट आउट कर देंगे। देन मटेरियल की अगर हम बात करें तो मटेरियल के अंदर बजटेड मटेरियल क्वांटिटी और एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी आती है। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको एक्स्ट्रा एक वेरिएंसेस निकालना पड़ेगा। क्या? बजटेड मटेरियल क्वांटिटी होती है बजटेड आउटपुट के लिए, एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी होती है एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो यहां पर आउटपुट का भी डिफरेंस है। दैट मींस बजट में हम लोग बजटेड आउटपुट लेते हैं, एक्चुअल में हम लोग एक्चुअल आउटपुट लेते हैं। तो यहां पर हम लोग आउटपुट का डिफरेंस दैट मींस एक वॉल्यूम वेरिएंस भी क्रिएट करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये वॉल्यूम वेरिएंस आपका मटेरियल के लिए आएगा, लेबर के लिए आएगा, वेरिएबल ओवरहेड के लिए आएगा, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड के लिए नहीं आएगा। रीजन भी आपके आउटपुट के चेंज होने से कभी भी फिक्स्ड ओवरहेड चेंज नहीं होता है। मतलब कि अगर हम बात करें वॉल्यूम का तो वॉल्यूम के चेंज होने से कभी भी फिक्स्ड ओवरहेड चेंज नहीं होता। अब आप लोगों को यहां पर एक चीज ध्यान रखते हुए चलना है कि मटेरियल में हम लोग कौन से वेरिएंसेस निकालेंगे। मटेरियल में आज तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं यूजेज वेरिएंस में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस तो कवर हो जाएगा यूजेज में, लेकिन बजट और स्टैंडर्ड का डिफरेंस, क्योंकि हम लोगों को सफर जो तय करना है वो सफर तय करना है बजट से एक्चुअल तक का। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि बजट से एक्चुअल तक का सफर तय करना है, लेकिन यहां तक की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वाया स्टैंडर्ड होते हुए चलना पड़ेगा। तो बजट से जो स्टैंडर्ड का गैप है इसे हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। स्टैंडर्ड से जो एक्चुअल है वो हमारा यूजेज वेरिएंस है अगर मटेरियल की बात करें तो। अगर लेबर की बात करते हैं तो वॉल्यूम वेरिएंस तो वॉल्यूम ही रहेगा, यूजेज की जगह वो एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम लाइकवाइज वेरिएबल ओवरहेड में हो जाएगा। और फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर हम लोग यहाँ पे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड लेते हैं बजट के अंदर और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड लेते हैं एक्चुअल प्रॉफिट के अंदर। और आपको पता है बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के डिफरेंस को हम लोग एक्सपेंडिचर वेरिएंस या बजट वेरिएंस कहते हैं। आई होप क्लियर है। फिर मैंने आप लोगों के साथ यहां पर हम लोगों ने देखा कि अपने को यहां पर एक तो सेल्स के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, एक हमको कॉस्ट के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। मैंने आप लोगों के साथ सेल्स वेरिएंसेस के ऊपर डिस्कशन कर दिया था। सेल्स वेरिएंस के अंदर मेरे को यहां पर क्लियरली समझ में आता है कि बजटेड सेल्स क्वांटिटी और एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकालना होगा और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को सेलिंग प्राइस वेरिएंस से मीट आउट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ सेल्स के पीछे दो रीजन है, वॉल्यूम एंड प्राइस। अब दोस्तों कई बार ना आपको यहां पर डायरेक्टली ये क्वांटिटी नहीं देता,
मतलब ये क्वांटिटी दे देगा तो हमारे लिए वेरिएंस निकालना बेहद आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है वो क्वांटिटी ना दे करके आपको सेल्स के अंदर डिफरेंसेस बता देता है कि भैया हमारा इस पर्टिकुलरली ये वाली पर ये सेल वैल्यू है, इस पर ये सेल वैल्यू है। अब इस सेल वैल्यू के अंदर वो परसेंटेज में दे देता है कि साहब आपका इतना परसेंट सेलिंग प्राइस है, तो भैया हमको वहां से सेलिंग प्राइस के वेरिएंसेस को भी मीट आउट करना है और जो बाकी बचा हुआ बैलेंस है वो हमारा वॉल्यूम वेरिएंस को है। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल लिखाया क्या था, मतलब एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। और ये एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये वाला एग्जांपल हमारे एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 जो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, उसके क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन का पार्ट है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं मेरे नोट्स के अंदर आपको हर एक चीज वो मिलेगी जो कि क्वेश्चन से आप लोग पिक कर सकते हैं। दैट मींस उससे हर एक पॉइंट से क्वेश्चन ऑलरेडी या तो बना हुआ है या बन सकता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको बस्टेड सेल्स दे दी, मतलब कि वैल्यू में दे दी, आपको ये नहीं बताया कि कितने किलो माल लगा, ये नहीं बताया, सॉरी कितनी क्वांटिटी में आपने सेल करी है और किस रेट पे सेल करी है, ये नहीं बताया। आपको एक्चुअल सेल्स भी अगेन वैल्यूज में दे दी, ब्रेकअप नहीं दिया कि कितनी क्वांटिटी क्या रेट नहीं दिया। इन्होंने केवल इतना सा बता दिया कि इन एक्चुअल देयर इज एन इंक्रीज ऑफ सेलिंग प्राइस बाय 10%, कि 10% का सेलिंग प्राइस में इंक्रीज है, बस केवल इतना सा बता दिया। तो अब आपको यहां से ना इस पर्टिकुलरली जो आपकी इतनी सी डिटेल है ना, इस डिटेल से आपको सेल्स वैल्यू वेरिएंस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस एंड सेल प्राइस वेरिएंस दोनों निकालना है और बेहद आसानी के साथ निकाल देंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर मैं ये मान लेता हूं कि बजट के टाइम पर मेरी सेलिंग प्राइस थी 100, तो एक्चुअल के टाइम पर मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी सर 110। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 10% इंक्रीज है तो बजट पर था 100, तो एक्चुअल पे 10% बढ़ जाएगा, दैट मींस हो जाएगा 110। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरा एक्चुअलिटी में 770 है लाख की सेल वैल्यू और क्वेश्चन ने कहा 10% इंक्रीज है, तो मुझे इतना सा समझ में आ रहा है कि ये जो 600 से 700 का जो गैप है, सॉरी 600 से 770 का जो गैप है, ये 170 के अंदर मेरे पर्टिकुलरली दो रीजंस हो सकते हैं। एक हमारा वॉल्यूम का डिफरेंस और एक हो सकता है हमारे प्राइस का डिफरेंस। तो मैं यहां से प्राइस के डिफरेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। कैसे? आपको पता है कि भैया पहले 100 रुपीज का बजट था, लेकिन एक्चुअल में जब बेचने गए तो हो गई 110। तो इसका मतलब ये जो 10 रुपीज का जो गैप है ये आपका प्राइस है, ये 10 रुपीज का गैप जो है ये आपका प्राइस है। तो अगर ये 770 110 के बराबर है, तो आपको पता है कि प्राइस कितने के बराबर है, चेंज ऑफ प्राइस 10 के बराबर है, चेंज ऑफ प्राइस 10 के बराबर है। अगर 770 110 की सेलिंग प्राइस पर है तो इसका मतलब है 10 रुपीज आपका इंक्रीज है। तो 770 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपके पास प्राइस का गैप आ जाएगा। और ये प्राइस का गैप कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा 70 लाख का। कितना आ जाएगा सर 70 लाख का। तो 170 लाख में से अगर 70 लाख प्राइस है तो बाकी बचा हुआ 100 लाख क्या है, बाकी बचा हुआ 100 लाख वॉल्यूम है। मतलब एक प्रकार से मैंने अगर 770 में 110 का डिवाइड लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि 700 लाख तो आपका फिर भी सेल्स वॉल्यूम चल जाता, चाहे आपका प्राइस बढ़ता चाहे नहीं बढ़ता। प्राइस नहीं बढ़ता तो भी आपका 700 लाख रुपीस की तो सेल वैल्यू फिर भी हो जाती। क्यों हो जाती? क्या मुझे आप ये बता सकते हो ये 700 लाख के ऊपर आपकी सेलिंग प्राइस क्या है सर 100, 600 पर क्या है 100। इसका मतलब ये हो गया 600 से 700 में प्राइस का रीजन नहीं है। दोस्तों ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 600 से 770 तक का जो डिफरेंस है इसमें आपको पता है कि इसमें जो 170 का जो गैप है ये 170 आपका वॉल्यूम भी है और प्राइस भी है, दोनों है। वॉल्यूम भी है और प्राइस भी है, दोनों है। लेकिन अगर मैं यहां पर 700 की बात करूं तो ये जो 700 से 770 का गैप है ये क्या है सर, ये 70 रुपीज प्राइस का गैप है। तो अगर ये प्राइस का गैप है तो 600 से 700 का जो गैप है वो क्या है सर, ये 100 रुपीज आपका वॉल्यूम का गैप है। वॉल्यूम का गैप मतलब ओनली एंड ओनली क्वांटिटी। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि मेरी क्वांटिटी में 16.67% का इंक्रीमेंटल आया है। सर 16.67% का इंक्रीमेंट कैसे? मैंने कहा ध्यान से सुनो, अगर आप 100 रुपीज की रेट पर है तो यहां पे क्वांटिटी होगी 6 और यहां पे अगर 100 रुपीज की रेट है तो यहां पे क्वांटिटी होगी 7। इसका मतलब 6 से 7 क्वांटिटी का गैप है। तो 1 क्वांटिटी इंक्रीज है जब आपकी पहले 6 थी तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 16.67%। सर ये परसेंटेज क्यों निकाल रहे हो?
आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है सर? जब हम ये निकाल चुके हैं कि 100 वॉल्यूम का गैप है और 70 प्राइस का गैप है, तो सर दोनों वेरिएंस तो आ गए ना। मैंने कहा ये इसलिए नहीं निकाल रहा, ये इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि 16.67% से आपका क्या आएगा, वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा, और यही वॉल्यूम का जो डिफरेंस है ये हमको मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट में मदद करेगा। क्योंकि हम लोग वहां पर इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम हमारा 16.67% है, तो उतनी क्वांटिटी हमारी वहां पर वॉल्यूम के कारण से बढ़नी ही बढ़नी है। क्लियर है? दूसरी बात, आपको पता है अगर सेल्स में वॉल्यूम बढ़ता है तो वो हमारे लिए फेवरेबल है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच के देखो, अगर मेरी क्वांटिटी 10,000 थी और वो 10,000 की जगह 12,000 हो गई, तो मेरे को क्लियरली पता है कि 2,000 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा बेची है। अगर 2,000 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा बेची है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मेरे लिए वो फेवरेबल है। लेकिन मटेरियल कॉस्ट के एस्पेक्ट में अगर, या लेबर कॉस्ट के, या वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट के एस्पेक्ट में बात करें, तो पहले आपका बजट कहता था कि 10,000 यूनिट बेचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी क्वांटिटी 10,000 के हिसाब से लगती। लेकिन अब हमने 12,000 एक्चुअल में 12,000 यूनिट बेची है, तो हमारे लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेगी वो 12,000 के हिसाब से लगेगी। तो क्वांटिटी का एक्स्ट्रा लगना हमारे लिए फायदा कि नुकसान? नुकसान। अब आप इसमें ये मत देखना सर क्वांटिटी तो ऑब्वियस सी बात है लगेगी ना सर, पहले हम लोग ने 10,000 कैलकुलेटर बनाने का सोचा था तो प्लास्टिक 10,000 के हिसाब से लगता था, अब हमने एक्चुअल में 12,000 अगर कैलकुलेटर बेचे हैं तो 12,000 के हिसाब से मटेरियल लगेगा। भाई बिल्कुल सही बात है। तो बजट आपका 10,000 तक का, सपोज से यहां पर मैं कहता हूं 1 किलो माल लगता है कैलकुलेटर बनाने में प्लास्टिक, तो हमने बजटेड क्वांटिटी जो आती वो आती हमारी 10,000, जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहती है वो कहेगी 12,000। तो भैया ये जो 10,000 से 12,000 का गैप है, दैट मींस क्वांटिटी का एक्स्ट्रा लगना ये हमारे लिए एडवर्स है। और अगेन आपको पता ही है कि अगर आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आपके वो फेवरेबल है, और क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो आपके लिए एडवर्स है। मतलब कि कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सेल्स अगर इंक्रीज होगी तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आपके लिए एडवर्स है। इस चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक का पूरा डिस्कशन हमारा लास्ट लेक्चर में हुआ था, मैंने आपको अराउंड 12 मिनट्स के अंदर अंदर ये पूरा रिकैप करा दिया। अब आप लोग इजीली इस चीज को लिंक कर पाएंगे वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है मैंने यहां पर क्या लिखा है, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, मैंने डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लिया है। वेरिएबल का मतलब हो जाएगा आपका मटेरियल, आपका लेबर और आपका वेरिएबल ओवरहेड, ये तीनों की तीनों कॉस्ट आपको यहां पर डिफरेंस में कवर करनी है। क्लियर? अब इन तीनों के अंदर अगेन आपके लिए जितने वेरिएंसेस आपने सीखे ना वही वेरिएंसेस रहेंगे, बस अंतर केवल इतना सा रहेगा कि यहां पर एक वॉल्यूम का भी डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि बजट क्वांटिटी से लेकर के स्टैंडर्ड क्वांटिटी, चाहे बजटेड आवर्स ले लो या स्टैंडर्ड आवर्स ले लो, तो मतलब कि आपको यहां से यहां तक की जर्नी भी तय करनी है, और यहां से यहां तक की जो जर्नी रहेगी वो रहेगी आपकी वॉल्यूम का डिफरेंस। क्योंकि बस्टेड क्वांटिटी और बस्टेड आवर्स में हमने बस्टेड आउटपुट लिया रहेगा, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड आवर्स में हमारा एक्चुअल आउटपुट लिया रहेगा। और यहां पर हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल आवर्स में बात करें तो आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड से एक्चुअल में डिफरेंस वॉल्यूम का हो ही नहीं सकता। क्यों? सॉरी, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है, और एक्चुअल क्वांटिटी वो तो एक्चुअल आउटपुट के लिए होती है। तो अल्टीमेटली यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो हमारा यूजेस या आप लोगों का जो है एफिशिएंसी वेरिएंस कवर करेगा, और ये आपका वॉल्यूम वेरिएंस कवर करेगा, और रेट के डिफरेंस को आपके प्राइस वेरिएंस कवर करेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल में हम लोगों को 3 वेरिएंसेस आपके लिए एप्रोप्रिएट होंगे। मैंने कहा था ना रिलेवेंट वेरिएंसेस का एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, तो रिलेवेंट कौन कौन से हो गए ध्यान से सुनना। अब कल को जब मैं स्टैंडर्ड को एक्चुअल से रिकंसाइल करने जाऊंगा तो मैं आपको बता दूं मैं इस वॉल्यूम वेरिएंस को कंसीडर नहीं करूंगा। ऑब्वियस बात है ना, जब आप स्टैंडर्ड से एक्चुअल प्रॉफिट को रिकंसाइल करोगे तो आपका ये वॉल्यूम वेरिएंस वहां नहीं आएगा। तो ये उस टाइम पर वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आएगा, उस टाइम पर हम लोग जो हमने केवल आज तक सीखे हैं ना केवल वही वेरिएंस यूज आएंगे। ये वेरिएंस तो आपकी वॉल्यूम का गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग बजट से एक्चुअल का गैप कवर कर रहे हैं। तो बजट से एक्चुअल का गैप कवर कर रहे हो तो बजट से स्टैंडर्ड तक की जर्नी पहले करनी पड़ेगी, जो कि आपका वॉल्यूम वेरिएंस रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कल को कुछ लोग याद करने वाले लोग भी हैं, ऐसे लोग भी महानुभाव हमारे पास मौजूद होंगे जो कि इसको याद कर रहे होंगे, जबकि ये याद करोगे तो कभी जीवन में नहीं हो पाएगा। आपको इतना सा ध्यान रखना है। मैंने इसीलिए आपको बजटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल कैसे निकलता है, ये मैंने आपको वापस से इसीलिए समझाया है
ताकि आप लोग इसको आसानी के साथ लिंक कर सकें। तो आपको ध्यान रखना है, आपके बजट से स्टैंडर्ड तक की जर्नी वॉल्यूम वेरिएंस कवर करेगा और स्टैंडर्ड से एक्चुअल की जर्नी आपका यूजेज या एफिशिएंसी वेरिएंस कवर करेगा। रेट का डिफरेंस आपका ऑलवेज रहेगा, चाहे आपका, क्योंकि यहां पर भी बजट के अंदर आपकी बस्टेड रेट है, स्टैंडर्ड में भी वही बस्टेड रेट बोल दूं या स्टैंडर्ड रेट बोल दूं, एक ही बात है, स्टैंडर्ड रेट और बस्टेड रेट एक ही होती है। तो इन दोनों में रेट का कोई भी डिफरेंस नहीं है। रेट का डिफरेंस तो बस्टेड रेट और एक्चुअल रेट के अंदर है। तो इसका मतलब यहां पर रेट का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। आप ध्यान से सुनेंगे, मैं एक बार वापस से आपको लिंक करता हूं कि हम लोगों को कहां डिफरेंस क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड और बजट में। ध्यान से सुनना, ये आपका बजट है, ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी बस्टेड क्वांटिटी होगी, यहां आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी और यहां आपकी एक्चुअल क्वांटिटी होगी। यहां आपकी बस्टेड रेट होगी। आपको बता दूं, वैसे हम यहां पर स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं, बट इतना ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड रेट और बस्टेड रेट एक ही होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड आता कहां से है, स्टैंडर्ड आता बजट से ही है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहां पर एक्चुअल रेट। तो अगर मैं आप लोगों के लिए रिकंसिलेशन कर रहा हूं बजट से एक्चुअल, बजट से एक्चुअल का अगर मैं रिकंसिलेशन कर रहा हूं, तो मुझे बस्टेड क्वांटिटी से स्टैंडर्ड क्वांटिटी के गैप को कवर करना है, जो कि वॉल्यूम वेरिएंस है। क्यों वॉल्यूम वेरिएंस क्यों है? क्योंकि यहां पे बस्टेड आउटपुट होता है, यहां पर एक्चुअल आउटपुट होता है और यहां पर एक्चुअल आउटपुट होता है। तो आपके लिए वॉल्यूम वेरिएंस कवर करेगा। स्टैंडर्ड से एक्चुअल क्वांटिटी को आप कवर करोगे, इसे आप यूजेस या अगर आर्स में जा रहे हैं, स्टैंडर्ड आर्स और एक्चुअल आर्स, तो एफिशिएंसी वेरिएंस कवर करेगा। यहां पर अगर हम बात करें तो बजट से इस जगह पर जाने के लिए हमारे को कोई भी फर्दर एक वेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं है। ये वेरिएंस हमारे को यहां से यहां निकलेगा और वो निकलेगा हमारा प्राइस का डिफरेंस या रेट का डिफरेंस। क्लियर है? तो आपको पता है, चाहे हम बजट से एक्चुअल जाएं चाहे स्टैंडर्ड से एक्चुअल जाएं, प्राइस तो आएगा ही आएगा। हम चाहे बजट से एक्चुअल जाएं चाहे स्टैंडर्ड से एक्चुअल जाएं, आपका यूजेज और एफिशिएंसी तो आएगा ही आएगा। अल्टीमेटली अगर हमें बजट से आगे बढ़ना है तो आपका वॉल्यूम वेरिएंस एक एक्स्ट्रा निकलेगा। ध्यान से सुनना है, अगर मैं बजट से एक्चुअल रिकंसाइल कर रहा हूं तो वॉल्यूम आएगा। और मैं आपको बता दूं, बजट से एक्चुअल जाऊं या लास्ट ईयर से करंट ईयर जाऊं, बोथ आर सेम। तो ध्यान रखना है, अगर मैं लास्ट ईयर को और करंट ईयर के प्रॉफिट से रिकंसाइल कर रहा हूं तो हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस निकालेंगे ही निकालेंगे। आई होप इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। और अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब ध्यान से सुनना है, मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट में आपको बस्टेड क्वांटिटी से स्टैंडर्ड क्वांटिटी का गैप या बस्टेड आर्स से स्टैंडर्ड आर्स तक का गैप कवर करना ही करना है। तो ये वाले आर, इसके लिए आपको वॉल्यूम वेरिएंस निकालना पड़ेगा और बाकी के वेरिएंसेस एज नॉर्मल जैसे हम लोग कैलकुलेट करते आए हैं। मटेरियल के केस में मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर के केस में लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, और वेरिएबल ओवरहेड के केस में वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस हम लोग एक्स्ट्रा कवर करेंगे और वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्लियर है? और फिक्स्ड ओवरहेड में हमको कुछ एडिशनली कवर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है बजट के अंदर हम लोग यूज करेंगे बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल में हम लोग यूज करेंगे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। और बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड के डिफरेंस को बताने की जरूरत नहीं है, इसे हम लोग बस्ट वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस के नाम से जानते हैं। तो सीधा अल्टीमेटली बजट से एक्चुअल को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको ओनली एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना पड़ेगा। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते आइए, तो डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर चलते हैं। तो नाउ दिस चेंज इन वॉल्यूम, जो कि सेल्स क्वांटिटी का है, विल हैव इंपैक्ट ऑन ऑल वेरिएबल कॉस्ट लाइक मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड पर भी इंपैक्ट डालेगा। ये जो चेंज ऑफ क्वांटिटी है ये, दैट इज इफ देयर इज इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, तो सेल्स वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगी तो वहां पर तो फेवरेबल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। लेकिन ऑल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज, लेकिन उसके कारण से आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, 10,000 कैलकुलेटर बेच रहे थे तो 10,000 जितना प्लास्टिक लग रहा था, 12,000 कैलकुलेटर बेचोगे तो 12,000 जितना प्लास्टिक लगेगा। तो इसका मतलब आपके लिए क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस तो फेवरेबल आ रहा है, लेकिन उससे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तो विच विल कॉज एडवर्स कॉस्ट वेरिएंस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर कल को 10,000 की जगह 8,000 क्वांटिटी बेचोगे तो एडवर्स हो गया सेल्स वॉल्यूम, और क्वांटिटी कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो कॉस्ट फेवरेबल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये आपका इनडायरेक्ट रिलेशन रहेगा। मतलब कि अगर सेल्स वॉल्यूम आपके अप है
तो कॉस्ट आपके लिए एडवर्स होगी। सेल्स वॉल्यूम फेवरेबल तो कॉस्ट एडवर्स। आगे बढ़िए। So we will calculate additional variance for this change in volume which is known as volume variances which will be calculated separately, जो कि मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के लिए सेपरेटली कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों सेपरेटली कैलकुलेट कैसे होगा? आपको बस्टेड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बस्टेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, बस्टेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये कवर करना है और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में आपके लिए डेटा दे दे। अब इस फॉर्मेट में डेटा दे देता है तो हमको तो क्वांटिटी नहीं पता, तो ऐसे केस में क्या होगा? घबराने का नहीं। आपको सिंपली जो ये 16.67% निकाला है ना, ये आपका वॉल्यूम का गैप है। तो ऑब्वियस ही बात है, इतनी ही वॉल्यूम से आपकी अगर सेल्स इंक्रीज हुई है तो इतनी ही वॉल्यूम से आपके आर्स इंक्रीज होंगे। अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा आपकी जो भी बस्टेड कॉस्ट है। अगर आपका मटेरियल की कॉस्ट है तो मटेरियल की, लेबर की है तो लेबर की, और उसका परसेंटेज चेंज इन सेल्स वॉल्यूम जैसे कि 16.67% था, वो परसेंटेज ले लो, उतना ही कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप उस तरीके से ले सकते हैं। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ वॉल्यूम वेरिएंस, in volume variance we will cover difference between budget and standard, whereas in usage or efficiency we will cover difference between standard and actual। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि आपका बजट से स्टैंडर्ड तक का गैप जो है वो कवर करेगा आप लोगों के लिए वॉल्यूम, और स्टैंडर्ड से एक्चुअल तक का जो गैप है वो कवर करेगा एक्चुअल। स्टैंडर्ड से एक्चुअल कवर करेगा आपकी यूजेज, सॉरी। अकॉर्डिंगली फॉर डिफरेंस ऑफ बस्टेड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी वी विल टेक बोथ वेरिएंस, दैट इज वॉल्यूम और यूजेज दोनों लेंगे। Hence, in case of material, labor and variable overhead, we will calculate following variances for reconciliation। बजट और एक्चुअल को रिकंसिलिएशन करने जाएंगे तो ये वेरिएंसेस निकलेंगे। कौन कौन से? आपके लिए मटेरियल के केस में प्राइस, यूजेस और वॉल्यूम तीनों, लेबर के केस में रेट, एफिशिएंसी, वॉल्यूम एंड आइडल टाइम। ये तीन तो है ही, बस केवल वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी पहले भी था, वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो जाएगा। डन। ध्यान रखिएगा ये वॉल्यूम वेरिएंस ओनली बजट और एक्चुअल के केस में ही है, स्टैंडर्ड से एक्चुअल के केस में वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आएगा। अब आ जाइएगा आपके फिक्स्ड कॉस्ट पर। तो टू कैलकुलेट बस्टेड प्रॉफिट वी विल रिड्यूस बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड, व्हाइल इन एक्चुअल प्रॉफिट वी रिड्यूस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। और हम सबको पता ही है कि हम इसके प्रॉफिट को रिकंसाइल कर रहे हैं तो वी विल टेक डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस जो है वो हमारा कारण है, और इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कहते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस कहते हैं या एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस नहीं, ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये ओनली एक्सपेंडिचर फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस कैसे लिख दिया मैंने, मैं करेक्शन कर देता हूं, ओनली एक्सपेंडिचर वेरिएंस है ये। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, यहां पर ये वॉल्यूम वेरिएंस काट दीजिए, ओनली एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा। बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। So now we can say for reconciliation statement we will add all favorable variance और less कर देंगे adverse variance, this will be prepared as below। अब आपको reconciliation statement बनाना बेहद आसान है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। सेल्स में डिफरेंस आए दो कारण, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स प्राइस। मटेरियल में डिफरेंस आए तीन कारण, सेल मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेस, मटेरियल वॉल्यूम। मटेरियल ये वॉल्यूम वेरिएंस सारी वेरिएबल कॉस्ट में कॉमन रहेगा। आप देखो सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, मटेरियल में तीन, मटेरियल प्राइस, यूजेस, वॉल्यूम। लेबर में चार, चार कैसे? वहां आइडल टाइम एक्स्ट्रा आता है, रेट, एफिशिएंसी, वॉल्यूम और आइडल टाइम। क्लियर है? वेरिएबल ओवरहेड में एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस और आपका वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड में आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और इसको एडजस्ट कर देंगे, जितने भी फेवरेबल वेरिएंस है वो ऐड हो जाएंगे, एडवर्स वेरिएंस है वो लेस हो जाएंगे, तो आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको अगर यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का गैप है वो तो आपके यूजेज में आएगा। आपके बस्टेड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैं क्लियरली पहले भी बता चुका हूं, वापस से बता देता हूं। बस्टेड क्वांटिटी से आपके स्टैंडर्ड क्वांटिटी का गैप एंड स्टैंडर्ड से एक्चुअल क्वांटिटी, बस्टेड आवर्स से स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स से एक्चुअल। दोस्तों ये जो बजट से स्टैंडर्ड का गैप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम वेरिएंस। बजटेड आवर्स से स्टैंडर्ड आवर्स, वॉल्यूम वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी,
यूजेज वेरिएंस, और स्टैंडर्ड आवर्स से एक्चुअल आवर्स आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और आप लोगों का अगर एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क का डिफरेंस है तो वो आपके लिए आइडल टाइम वेरिएंस में कवर हो ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वेरिएंस निकलेगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी हैंड टू हैंड करा रहा हूं, लास्ट ईयर प्रॉफिट वर्सेस करंट ईयर प्रॉफिट। इसमें भी हम लोगों को बिल्कुल जैसे बजट में सीखा है सेम वो की वही चीजें रहेंगी, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। जो लास्ट ईयर रहेगा उसको हम एज ए बजट ट्रीट करेंगे और जो करंट ईयर है उसे हम एज ए एक्चुअल ट्रीट करेंगे। जो लास्ट ईयर की क्वांटिटी है उसे हम बजटेड क्वांटिटी ट्रीट करेंगे, जो करंट ईयर की क्वांटिटी है उसे हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। जो लास्ट ईयर का आउटपुट था, दैट मींस जो लास्ट ईयर की सेल्स क्वांटिटी थी वो आपकी बजटेड आउटपुट रहेगा, जो करंट ईयर का आउटपुट है वो आपके लिए एक्चुअल आउटपुट रहेगा। जो लास्ट ईयर की रेट प्राइसेस थी वो हमारी बजटेड रेट बजटेड प्राइस होंगी, और जो करंट ईयर की रेट और करंट ईयर की प्राइसेस हैं वो हमारे लिए एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल रेट रहेंगी। क्लियर है? So in this type of reconciliation, we will simply treat last year profit as budgeted profit and current year profit as actual profit. That's it. आपको last year को as a budget treat करना है और current year को as a actual treat करना है. Rest discussion is same as we have done before while making reconciliation statement between budgeted profit and actual profit except following. बाकी का पूरा डिस्कशन सेम है जो कि हमने बजट वर्सेस एक्चुअल में किया है। एक्सेप्ट क्या है? बस्टेड प्राइस या बस्टेड रेट कौन सी होगी? जो कि लास्ट ईयर की प्राइस और लास्ट ईयर की रेट है। बस्टेड क्वांटिटी और बस्टेड आवर्स कौन से होंगे? जो कि लास्ट ईयर की क्वांटिटी और आवर्स है। एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल रेट कौन सी है? जो करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की रेट है। एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल आवर्स कौन से होंगे? जो कि करंट ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर के आवर्स है। और बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब रहेगा जो लास्ट ईयर का फिक्स्ड ओवरहेड है, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब रहेगा जो कि करंट ईयर का फिक्स्ड ओवरहेड है। दोस्तों लेकिन एक चीज बताऊं, जब आप लोगों का लास्ट ईयर और करंट ईयर के अंदर गैप आता है ना, तो उस जगह पर आप लोगों के लिए हो सकता है कई बार क्वेश्चन ये कहते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड की प्राइस में चेंज आया है। तो फिक्स्ड ओवरहेड की प्राइस में अगर चेंज आता है तो उस केस के अंदर हम लोगों को प्राइस और आपकी वॉल्यूम के डिफरेंस को भी कवर अप करना पड़ेगा। तो समटाइम्स क्वेश्चन में गिव चेंज इन प्राइस फॉर फिक्स्ड ओवरहेड एज वेल, देन इन दैट केस we will calculate fixed overhead expenditure and volume both separately। तो वो separately कैसे? ये हम लोगों के साथ एक एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूं। ये जो एग्जांपल है दोस्तों, ये बेसिकली आप ही के बुक का एक क्वेश्चन है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 37 है। यस, क्वेश्चन नंबर 37। तो आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 37 है। उस क्वेश्चन नंबर 37 से ये कॉन्सेप्ट पिक किया गया है। क्या बोलता है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इन लास्ट ईयर वाज ₹15 लाख। लास्ट ईयर 15 लाख रुपए की कॉस्ट थी, करंट ईयर में 18.5 लाख हो गई, एंड देयर इज 10% प्राइस हाइक इन करंट ईयर। क्वेश्चन ने कहा 10% प्राइस हाइक है। अब मुझे एक चीज बताओ, 15 लाख थी, 18.5 हो गई इस साल, और क्वेश्चन ने कहा कि 15% हाइक है। इसका मतलब यहां अगर 100 रुपीज की रेट है तो यहां पर 115 की रेट है। तो अगर कल को ये रेट का गैप नहीं आता तो ये प्राइस क्या होती? सर आप प्राइस निकालो 100 के हिसाब से, तो 115 के हिसाब से है आपकी 18.5, तो 100 के हिसाब से कितनी होगी? सर 18.5 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आएगा 16.0869। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों का गैप आपको समझ में आ गया होगा। 100 से 115 का गैप है, तो ये आप लोगों के लिए प्राइस का दैट मींस एक्सपेंडिचर वेरिएंस कवर करेगा। एंड यहां से यहां तक में आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये दोनों आपके बेसिकली आउटपुट के गैप को कवर करते हैं। दैट मींस बस्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में भी कहीं ना कहीं गैप रहा है। ये लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर में ही आपके वॉल्यूम वेरिएंस रहेगा। तो ऐसे केस के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो जाएगा 18.5 लाख डिवाइडेड बाय 10% का हाइक था क्या? ओके मैंने 15 ले लिया, सॉरी। तो डिवाइड बाय 110% करोगे तो आपके लिए 110% कितना हो जाएगा? 18.5 डिवाइड बाय 110 तो आएगा 16.81। तो ये जो 16.818 है तो 16.82, तो 16.82 से लेकर के जो 15 तक का गैप है ना, दैट मींस 1.82 का, तो 1.82 तो वॉल्यूम कवर करेगा। ये देखिए 1.82, क्यों? 15 से 16.82 कॉस्ट बढ़ रही है, तो 1.82 एडवर्स, और 16.82 से 18.5 का जो 1.68 का गैप है ये आपकी एक्सपेंडिचर वेरिएंस कवर करेगा। दैट्स इट। Now with all above changes we can prepare reconciliation easily, which can be prepared as under।
अब इन सब चीजों के साथ हम लोग रिकंसिलिएशन आसानी से बना सकते हैं। क्या? बस्टेड प्रॉफिट की जगह लास्ट ईयर प्रॉफिट लिख दो, जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसकी जगह करंट ईयर प्रॉफिट लिख दो। अब इसके बीच के अंदर सेम वो की वही सारी चीजें, सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, मटेरियल प्राइस, यूजेज वॉल्यूम, लेबर रेट, एफिशिएंसी वॉल्यूम, आइडल टाइम, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी और वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम, और इसके अलावा एक्सपेंडिचर, हाँ एक्सपेंडिचर के साथ वॉल्यूम आ जाएगा अगर केस आपका ये वाला फॉल कर जाएगा। आई होप डन है, यहां तक का आपका सारा का सारा डन होगा। एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है जिसको हम लोग थोड़ा लेटर पार्ट में करेंगे, क्योंकि अभी तक का जितना समझ में आया उसको तो कर लें पहले। तो पहले हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग आपकी बुक निकाल लेंगे और बुक में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आई गेस 35 है। जस्ट ये सेकंड, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। आपको बताना चाहूंगा, वैसे आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने रेगुलर में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करते आए हैं हम लोग। बस रिकंसिलिएशन में हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बजट वाला पहले लिया। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32 जो भी है आपके लिए बजट वर्सेस एक्चुअल का क्वेश्चन स्टार्ट होता है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35। दैट मींस जहां पर आपका लास्ट ईयर प्रॉफिट वर्सेस करंट ईयर प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो आ जाइएगा, फटाफट से निकाल लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों की बुक में। देखिए मैं भी निकाल लेता हूं, और मैं क्वेश्चन नंबर 35 कराने से पहले मैं लूंगा 1 सेकंड का पानी का ब्रेक, देन आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे वापस से। बेहद आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इतनी सी बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि क्वेश्चन नंबर 35 को आपको मैं बोलूंगा केवल 2 बार रिवाइज करने के लिए। दैट मीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, पानी का ब्रेक मैं बाद में ले लूंगा, पहले एक बार के लिए मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ कि आखिरकार ये क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से रहने वाला है, सारी चीजें। देन उसके बाद में हम लोग, मैं पानी के ब्रेक के बाद में हैंड टू हैंड आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, न्यू स्टडी मटेरियल एमटीपी दिसंबर 17 और दिसंबर 2024 की एमटीपी में, मतलब लेटेस्ट आपका 2 साल पहले की एमटीपी के अंदर भी ये देखने को मिल गया है। The summarized result of company for the 2 year ended 31st December 2014 2015 are given below। पहली मिस्टेक जो एक स्टूडेंट कर सकता है, हमारी आदत होती है कि यहां पर तो 2014 दैट मींस 2014 आएगा और यहां 2015 आएगा, क्योंकि हमारे को आदत पड़ी हुई है इसी तरीके से देखने की। तो इंस्टीट्यूट ने पहली गलती तो यहां पर आप लोगों से करवाने की चेष्टा रखी कि इन्होंने पहले 2015 रखा फिर 2014 का डेटा दिया। मतलब इन्होंने करंट ईयर का डेटा आपके पहले दिया है, लास्ट ईयर का डेटा आपको बाद में दिया है। यहां पर भी मैं आपको बता दूं 5-10% बच्चों ने तो यहां पर भी मिस्टेक कर देंगे अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर? दूसरा, सेल्स पहले 600 थी अब 770 की हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन से हमने वो डेटा पिक किया था, वो एक एग्जांपल 10% इंक्रीज वाला 16.67% हमने इंक्रीज इन वॉल्यूम निकाला था। दैट मटेरियल 300 से 324, डायरेक्ट वेजेस 120 से 137, वेरिएबल ओवरहेड 60 से 69, फिक्स्ड ओवरहेड 80 से 150। प्रॉफिट की बात करें तो 40 लाख था करंट ईयर को, सॉरी लास्ट ईयर प्रॉफिट, और 90 रुपीज था, 90 लाख रुपीज जो है वो था हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट। एज ए रिजल्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मेथड एंड एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग यूज द कंपनी वाज able to secure an increase in selling price by 10% during 2015 as compared to the previous year। हमने भाई साहब बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया, प्रोडक्शन मेथड को एक्सटेंसिवली चेंज किया, उस सब चीजों के कारण से हमने क्या किया, हमारी सेलिंग प्राइस को 10% से इंक्रीज करने का हम लोग मैनेज कर पाए, और जिसके के कारण से आपका ये जो प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, ये 40 से 90 लाख, दैट मींस ये 50 लाख रुपीस की जो ग्रोथ है ना, ये आपके उस प्राइस के कारण से देखने को मिली, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है। In the year 2014, the company consumed 1,20,000 kg of raw material। क्वेश्चन कह रहा है कि 1,20,000 kg आपका रॉ मटेरियल यूज हुआ है कब? लास्ट ईयर में, करंट ईयर में, एंड यूज 24 लाख आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर। आपको ये दिया है लास्ट ईयर का, और करंट ईयर के लिए बोलता है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर जो है वो 1,35,000 लेबर रॉ मटेरियल के और 26 लाख आपके लेबर आवर्स के। डन, ये आपको डेटा दिया हुआ है लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू, आपसे क्या रिक्वायर किया जा रहा है? यूज इंफॉर्मेशन गिवन फॉर द 2014 एज द बेस ईयर। आपको 2014 की जो डेटा है उसको आपको एज ए बेस ईयर इंफॉर्मेशन यूज करनी है टू एनालाइज रिजल्ट ऑफ ईयर 2015, ताकि आप 2015 के रिजल्ट को एनालाइज कर सकें, एंड टू शो इन ए फॉर्म सुटेबल टू द मैनेजमेंट
The amount each factor has contributed by way of price, usage and volume for change in profit। और आप हमारे मैनेजमेंट को ये बता सको कि आखिर ये जो 40 लाख से 90 लाख का जो गया है, ये 50 लाख रुपए जो बढ़े हैं, इस 50 लाख के पीछे क्या तो प्राइस का रेफरेंस है, क्या यूजेस का कारण है, कि क्या वॉल्यूम का कारण है, ये आपको बताना। चलो जी, आइए दोस्तों, मैं पानी का ब्रेक थोड़ी देर बाद ही ले लूंगा। आइए मैं पहले आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, हम लोग आगे की क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही चल रहे ना, हम लोग सही कॉपी में कर रहे हैं। यस सर। तो आप सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों ध्यान से सुनना है, सबसे पहला काम तो हमको वही करना है जो हम लोग ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं। और ये तो आई गेस ओहो ऊपर से करना है, ये तो रफ है, ये समझाने के लिए बनाया था वो है, तो रब कर दूंगा। मैंने आपको बजट वर्सेस एक्चुअल को समझाने के लिए एक टेबल बनाई थी, यहां से स्टार्ट करेंगे रिकंसिलिएशन फ्रेश पेज से क्वेश्चन नंबर 35। ध्यान से सुनना है आप लोगों को, यहां से आपको क्वांटिटी ऑफ सेल्स नहीं दे रखा, तो मैं क्या कहूंगा, एज क्वेश्चन सेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस by 10% in 2015, which means sale value of rupees 770 lakh is at increased price। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ने कहा है कि साहब 2015 में प्राइस जो है 10% से इंक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या है कि जो सेल वैल्यू दी हुई है ना 770 की, वो आपकी इंक्रीज्ड प्राइस पर है। द डिफरेंस ऑफ सेल वैल्यू फ्रॉम 600 lakh to 770 lakh comprises due to two reasons। तो टू रीजंस क्या क्या होंगे, पहला सेल प्राइस वेरिएंस, और सेल प्राइस वेरिएंस कैसे आएगा, आपकी 770 लाख रुपीस की, या मैं एक काम करता हूं रुकिए, इफ सेल of 2015 is at price of 2014, then if sale of 2015 is at price of 2014, then sale value will be, कितनी होगी सर, 770 लाख जो है वो 110 के बराबर है, अगर प्राइस में चेंज नहीं होता तो वो 100 के बराबर होता, तो इसका मतलब तो हमारी प्राइस होती है रुपीज 700 लाख। मैंने क्या बोला, इफ सेल ऑफ 2015 इज एट प्राइस ऑफ 2014, मतलब अगर हमारी कोई भी प्राइस चेंज नहीं होती और 2014 की जो प्राइस है वही 2015 में होती,
तो हमने क्या किया, अल्टीमेटली 10% का इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 770 110 के बराबर है, तो 2014 हो गया आपके 100 के बराबर, तो अकॉर्डिंगली आपकी प्राइस होती 700। अब हम लोग यहां से इजीली निकाल सकते हैं सेल प्राइस वेरिएंस, और वो क्या होगा सर, 700 लाख माइनस 770 लाख। अब आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये तो आ तो रहा है माइनस में, माइनस का 70 लाख और 70 लाख फेवरेबल। अब मैं क्योंकि फॉर्मूला क्या यूज करता आ रहा हूं सर, हम लोग यहां पर फॉर्मूला अगर प्राइस की बात करें, आपको ध्यान से सुनना, हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सेम वही फॉर्मूला जो कि हम लोग स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करते आ रहे हैं कॉस्ट में। मैं आपको इसके ऊपर बार बार बता चुका हूं, और मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे महानुभाव जब रिवीजन करेंगे तब मेरे से बोलेंगे सर माइनस आ रहा है फिर भी फेवरेबल क्यों आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं, मुझे पता है, आई नो इट, मुझे पता है डेफिनेटली आप में से कुछ लोग, चुनिंदा लोग ऐसे फिर आएंगे और वो आके पूछेंगे सर माइनस आ रहा है फिर भी आप फेवरेबल लिख रहे हो। तो दोस्तों उस समय में जब आप ये मेरे से डाउट पूछें तो इतना सा ध्यान रख लेना, 700 लाख होती 770 लाख है, तो 700 होनी चाहिए थी, हो गई 770, तो 70 लाख रुपए वैल्यू बढ़ी है, और सेल के अंदर 70 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ना मतलब आपके लिए फेवरेबल वेरिएंस। आई होप डन है। चलो जी आगे बढ़ते, सेल वॉल्यूम वेरिएंस। अब ध्यान से सुनना, अब ऑब्वियस ही बात है कि आप यहां से प्राइस की गैप को कवर कर चुके हो, तो आपने यहां से 600 लाख आपकी प्राइस थी, आपकी 700 लाख तो फिर भी हो जाती, इसका मतलब माइनस का 100 लाख बोलूं या मैं बोल दूं 100 लाख फेवरेबल। अब ये मत पूछना कृपया करके सर माइनस है तो फेवरेबल कैसे हुआ, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करते तो 600 लाख रहती, आपने क्वांटिटी इंक्रीज करी तो आपकी सेल 700 लाख हो गई, और सेल का बढ़ना आपके लिए फेवरेबल होता है, इसलिए ये फेवरेबल हो। अब मैं यहां से लगे हाथ एक काम और कर देता हूं, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, तो सेल वॉल्यूम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो मेरे को निकालना है, तो कैसे आएगा, ₹100 लाख आपकी सेल इंक्रीज हुई है, आपकी पहले सेल थी 600 लाख की, तो भैया परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16.67%। अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, ये मैंने इसलिए निकाला ताकि मैं कॉस्ट निकाल सकूं। अब आप ध्यान से सुनेगा, एज वी नो if there is an increase, if there is an increase in sale volume, as we know if there is an increase in sale volume, then cost, then variable cost will also get increase, will also get increase due to volume. As we know if there is an increase in sales volume, then variable cost will also get increased due to this volume. Obviously बात है, वॉल्यूम चेंज होगी तो क्वांटिटी चेंज होगी, hence we can say, hence we can say there will be adverse, hence we can say there will be adverse cost variances
ड्यू टू वॉल्यूम। तो भैया वॉल्यूम के कारण से आपके कॉस्ट वेरिएंसेस एडवर्स आएंगे। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से कितने कितने आएंगे। एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, इस वर्किंग नोट में मैं आपके लिए कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड आवर्स निकाल रहे हैं। कैसे आएगा? फर्स्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, आप ध्यान से सुनेंगे, आपके यहां पर 1,20,000 का मटेरियल यूज हुआ है 2014 में, तो उससे आपकी जो सेल्स क्वांटिटी है वो इंक्रीज कितनी हुई है? 16.67%। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं यूं कहता हूं कि 600 लाख रुपीस की सेल थी, 700 लाख रुपीस की सेल थी, 770 की सेल थी। यह है आपकी बजटेड क्वांटिटी पर, यह है आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर, और यह है आपकी एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस पर। आपको पता है हमने यहां पर इसके अंदर क्या किया है? इसमें बेसिकली हमने डिफरेंस जो प्राइस का था वो हमने निकाल दिया। तो ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस पे हो गया, बजटेड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। अल्टीमेटली ये जो आपका 100 लाख रुपीस की जो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, इसका इंपैक्ट आपकी क्वांटिटी पर आना चाहिए। अब 100 लाख की क्वांटिटी का इंक्रीज हुआ तो मैं ये कहता हूं कि अगर मेरा 1,20,000 किलो का माल 2014 में लगा था, जब मेरी 6 लाख रुपीस की सेल थी, सॉरी 6 लाख क्वांटिटी की सेल थी, मैं ये मान लेता हूं कि वो 600 लाख में 100 रुपीस की रेट है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, मैंने ये अज्यूम किया है कि आपकी 100 रुपीस की रेट है, तो 600 है तो 100 रुपीस की रेट हुई तो 6 लाख रुपीस क्वांटिटी हो गई। 700 लाख है, 100 रुपीस की रेट हो गई तो 7 लाख क्वांटिटी हो गई। सर यहां पर प्राइस 100 थोड़ी है, यहां तो 110 है। मैं कहा यहां नहीं, यहां है 110, यहां 110 है, यहां 100 है, यहां 100 है। तो ऐसे केस में मैंने क्वांटिटी निकाली ना, तो क्वांटिटी क्या है? 6 लाख और 7 लाख। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये मैं अज्यूम करते हुए समझा रहा हूं। तो 1,20,000 का मेरा मटेरियल लगा था लास्ट ईयर में, जब मेरी क्वांटिटी थी 6 लाख। अब मेरी क्वांटिटी क्या है? 7 लाख। तो आपको 1,20,000 डिवाइड बाय 6 से करने से क्या होगा? एक क्वांटिटी में लगने वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी, और ये हो गया आपका एक्चुअल। तो अकॉर्डिंगली आपके पास स्टैंडर्ड से एक्चुअल आ जाएगा, ऐसे आएगा। दूसरा तरीका मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर दूं 116.66%। तो ये क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, 7/6, इस 6 को इधर से इधर हटाओगे तो ये आपका 116.67 ही आएगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपकी जो क्वांटिटी इंक्रीज है, जो आपकी क्वांटिटी इंक्रीज है उसको कवर अप कर दिया। मतलब आप चाहे तो इससे कैलकुलेट करोगे, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो, तो भी आपके पास 1,40,000 किलो ही माल आएगा। और चाहे इस रूट से कर लो तो भी 1,40,000 किलो ही आएगा, चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। तो अब क्योंकि मेरे पास यहां पर क्वांटिटी का डायरेक्टली डेटा नहीं है, इसलिए मैं ये वाला डेटा यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं ये वाला डेटा यूज कर रहा हूं। आई होप क्लियर है। अकॉर्डिंगली हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगी? हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, जो आपका बजटेड क्वांटिटी है वो, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम से। डन? चाहो तो चेक कर लेते हैं कैसे आएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी आपके लिए, बजटेड क्वांटिटी 1,20,000, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 116.67%, तो ये आ जाएगा आपके लिए 1,40,000 kg। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1,40,000 kg। डन। आइए दूसरा, स्टैंडर्ड आर्स। स्टैंडर्ड आर्स भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा सॉल्व। बस्टेड आर्स ले लेंगे,
बस्टेड आवर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, अब मैं सीधा डायरेक्टली लिख रहा हूं 116.67%। सॉल्व करोगे तो बस्टेड आवर्स हैं आपके 24 लाख। बस्टेड आवर्स दैट मीन्स लास्ट ईयर के आवर्स। 24 लाख को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 116.67% से, तो आएगा आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स इज इक्वल टू 28 लाख। डन क्या? डन सर। अब ध्यान से सुनना है आप सभी लोगों को। यहां से क्या मेरे पास स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आवर्स सब कुछ आ सकता है क्या? कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्टली आ सकती है क्या? अब मेरे पास बस्टेड आवर्स है, मेरे पास एक्चुअल आवर्स है, मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स है, तो मेरे पास सारा काम हो सकता है। अब मेरे को कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा मैं रेट भी निकाल देता हूं। वर्किंग नोट एक और निकालते हैं। इस वर्किंग नोट में निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस ऑब्लिक स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल प्राइस ऑब्लिक एक्चुअल रेट। मैंने एक्चुअल प्राइस ऑब्लिक एक्चुअल रेट क्यों यूज किया? क्योंकि हम लोग मटेरियल में प्राइस वेरिएंस निकालते हैं और लेबर के अंदर रेट वेरिएंस निकालते हैं, तो दैट्स व्हाई। ठीक है सब। आइएगा एक कॉलम बना देते हैं पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बना देते हैं आपके स्टैंडर्ड का, एक कॉलम बना देते हैं एक्चुअल का। लीजिए तो आ जाएगा आपके लिए पर्टिकुलर्स। यहां पर आपका सबसे पहले आ जाते हैं मटेरियल। मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड कैसे आता है सर? स्टैंडर्ड आता है बजटेड से। बजट कितना है सर? मटेरियल का है 324 लाख डिवाइडेड बाय आपकी लास्ट ईयर आपने कितनी क्वांटिटी यूज करी है सर? 1,20,000, तो 1.2 लाख। ध्यान से सुनना है, मैंने 1.2 लाख से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ऊपर आप रुपीज इन लाख ले रहे हो। अगर नीचे आप 1,20,000 को 120 लिख लोगे या 1,20,000 डिवाइड किया तो आप पूरा का पूरा लगाओ। मैंने रुपीज इन लाख में बदला है, तो अकॉर्डिंगली 1,20,000 केजी। ये तो है आपकी वैल्यूज में और ये है आपका केजी। तो कितना आ जाएगा? 324 डिवाइडेड बाय 1.2, तो आ जाएगी रेट 270 की। डन। एक्चुअल की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं तो मटेरियल दे रखा है एक्चुअली रुपीज 300 लाख, और यहां पर अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी है हमारी एक्चुअल में 1,35,000। 300 लाख डिवाइड बाय 1.35, तो आ जाएगा 222.22। क्लियर है क्या? इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप लोगों को मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए। तो आपके लिए यहां पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप लोगों को प्राइस के अंदर? जस्ट मैं एक बार के लिए पानी का ब्रेक ले ही लेता हूं, देन फिर वापस से कनेक्ट करते हैं आप लोग। पानी का ब्रेक मैं थोड़ी देर बाद में लूंगा। पहले मैंने बीच में एक मिस्टेक कर दी, मैं उस मिस्टेक को आप लोगों को करेक्ट करूंगा। ये यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड के लिए 324 जो लिया है ना, ये बेसिकली ये तो मैंने 2015 का मैंने कहा ना भाई, 100 में से 10% बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे, उनमें से अपन भी आ गए। क्या आदत हमारी यही होती है कि ये 2015 का डेटा नहीं है, ये 2014 का है, ये 2015 का है। तो यहां पर दोस्तों ये आएगा रुपीज 300 लाख और यहां पर आएगा 324 लाख। क्या होता है ना, इतनी बार क्वेश्चन किए तो फिगर्स याद रह जाते हैं कि भाई यहां पर मिस्टेक हुआ है अपने से। तो ये 300 लाख डिवाइडेड बाय 1.2, तो आएगा 250 लाख, सॉरी 250 पर किलो, और यहां आ जाएगा 324 डिवाइड बाय 1.35, तो आ जाएगा 240। पानी का ब्रेक लेंगे एक बार मटेरियल की और लेबर की, इनकी सबकी रेट निकालने के बाद। लेबर लेबर की अगर मैं बात करूं तो लेबर का दे रखा है 120 लाख और लेबर के आवर्स दे रखे हैं 24 लाख आवर्स। एक्चुअल में बात करें तो एक्चुअल में लेबर की कॉस्ट आपको दे रखी है 137 लाख
और आर्स दे रखे हैं 26 लाख। तो ये तो हो जाएगा ₹5 तो ये आ जाएगा 137 डिवाइडेड बाय 26 लाख तो आ जाएगा 5.269। सेम लाइकवाइज आपकी वेरिएबल ओवरहेड की निकाल दीजिए। इसके रिकंसिलिएशन के ना बेसिकली क्वेश्चन ही लेंदी होते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। और ऑब्वियसली बात है, रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 14 मार्क्स का, तो आपको आधा घंटा अलाउड है। कैसे आधा घंटा अलाउड है भाई? 180 मिनट्स आपको ये मिलते हैं, 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है, टोटल मिलता है 195। 195 में आपको 100 आवर्स 100 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। हालांकि हम 100 का करते नहीं है, फिर भी 100 मान लो, तो आपको हर एक मार्क्स का 1.95 मिनट्स मिलता है। तो 14 मिनट्स के लिए 14 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 28 मिनट्स, दैट मींस समवेयर 30 मिनट्स का समय मिलेगा, क्योंकि एमसीक्यू में 2 मिनट नहीं लगते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 2 मिनट नहीं 4 मिनट अलाउड है। 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आता है तो 4 मिनट अलाउड है, बट आपको 4 मिनट थोड़ी लगते हैं एक एमसीक्यू करने में। इसलिए समवेयर आपको 30 से 35 मिनट्स अलाउड है आप लोगों के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके। वेरिएबल ओवरहेड की बात कर लेते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड कॉस्ट है 60 लाख। आपको पता है वेरिएबल ओवरहेड आवर्स से ही गवर्न होता है, तो 24 लाख आवर्स। यहां बात करें तो ये हो गया आपके लिए 69 लाख। और ये हो जाएगा आपके लिए 26। तो ये हो जाएगा आपके लिए 2.5। 69 डिवाइडेड बाय 26 तो ये हो जाएगा 2.6538। अब दोस्तों मुझे एक चीज आप बताइए, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि यार मुझे ना आप लोग यहां से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके बताओ, तो क्या कर सकते हो? आप मुझे बताइए, आप बोलोगे सर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आप कर सकते हो अगर आप ट्राई करना चाहो तो। मैं करा रहा हूं, नो वरीज, मैं करा रहा हूं। आप लोग क्या करो, मैं यहां से ले रहा हूं 1 मिनट का पानी का ब्रेक। आप लोग यहां से इजीली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। यहां से अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के वेरिएंसेस आप लोग कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंसेस में मुझे एक चीज बताओ, रेट्स आपको स्टैंडर्ड रेट मैंने निकाल दी। यहां पे ध्यान से देखो, आपको मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको निकाल दी, स्टैंडर्ड आवर्स मैंने आपको निकाल दिए, एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन ने दे रखा है, बस्टेड आवर्स क्वेश्चन ने दे रखा है। तो आप लोग आसानी के साथ कर सकते हो। मैं आप लोगों को फिर भी ये क्वेश्चन करवाऊंगा, एंड मैं चाहूंगा कि मैं रिकंसिलिएशन के अंदर आप लोग को बेहद आसानी के साथ चीजें समझा दूं। बहुत आसानी के साथ हम लोग इसको करेंगे। मैं 1 सेकंड का पानी का ब्रेक लेता हूं, देन आप लोगों के साथ वापस से कनेक्ट करेंगे। तो आप लोग जस्ट गिव मी ए सेकंड, आप लोगों के लिए 1 सेकंड का ब्रेक होगा, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करो। आप लोग ट्राई जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, मेरे कराने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप वीडियो को पॉज करो, जैसे मैं पॉज करके जाऊंगा ना वैसे ही सेम आप भी पॉज करो। 58 मिनट्स हुए हैं, मैं आपको बता दूं आप लोगों को कंप्लीट कराने में मेरे को अब इसको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। लेकिन आप लोग 10 मिनट को आप खुद से ट्राई करो, एक एक वेरिएंसेस आप निकालने की कोशिश करो। आप लोगों ने यहाँ तक का पूरा नोट किया होगा, तो यहाँ तक का आपने नोट किया होगा, बहुत आसानी के साथ चीजें हो जाएंगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से 1 सेकंड के ब्रेक के बाद। यस गाइस, चलिए अब हम लोग इसको फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, और ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कुछ किस तरीके से बनेगा आइए देखते हैं। एक कॉलम मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम हम लोग बना देंगे हमारे सभी एडवर्स वेरिएंसेस के लिए, एक बना देंगे हम लोग हमारे फेवरेबल वेरिएंसेस के लिए, और एक बना देंगे हम लोग हमारा एक टोटल का कॉलम। क्लियर? चल थोड़ा सा बड़ी बनेंगी ये शीट। आइए सबसे पहले आप लोग लिख देंगे यहां पर लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर क्या था? 2014 का प्रॉफिट लिखेंगे, और ये जो प्रॉफिट है ये आप लोग लिखेंगे सीधा यहां पर, दैट मीन्स ₹40 लाख।
अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग सेल्स का वेरिएंसेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आपको पता है सेल वैल्यू का डिफरेंस जो है वो हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया। सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस दोनों ही फेवरेबल हैं। सेल्स वेरिएंस और वेरिएंस के अंदर सेल्स वेरिएंस में एक हो जाएगा आपका प्राइस, एक हो जाएगा आपका वॉल्यूम। दोनों फेवरेबल हैं। प्राइस 70 लाख और ये आपका 100 लाख, तो ये हो जाएगा 170 लाख। ये ऐड होगा, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी फेवरेबल वेरिएंस है वो सारे के सारे हम लोग ऐड करेंगे और जितने भी एडवर्स वेरिएंसेस हैं वो हम लोग लेस करेंगे। अब आ जाइए आप लोग अपने मटेरियल पर। मटेरियल में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हमारा वॉल्यूम वेरिएंस, एक लाइन की जगह छोड़ेंगे। फिर हम लोग निकालेंगे यूजेज वेरिएंस, फिर एक लाइन की जगह छोड़ेंगे हम लोग निकालेंगे हमारा प्राइस वेरिएंस। क्लियर है? लीजिए वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम वेरिएंस मुझे एडवर्स नजर आ रहा है। अब आपको ये चेकआउट करना है कि सर इसकी वर्किंग कहां पे दिखानी है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है देखिएगा ध्यान से। आपको यहां पर वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या होगा, बस्टेड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस। बस्टेड क्वांटिटी क्या है सर, 1,20,000 का मटेरियल है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है 1,40,000। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपका वॉल्यूम वेरिएंस, अगर आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अगर आपका फेवरेबल है तो वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएंसेस एडवर्स ही आने हैं। तो अल्टीमेटली वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपके लिए 1,20,000 माइनस 1,40,000, 1,20,000 माइनस 1,40,000 मल्टीप्लाई कर दोगे आपकी स्टैंडर्ड रेट से। और स्टैंडर्ड रेट कितनी है सर, मटेरियल की स्टैंडर्ड रेट है 250। ये एडवर्स में आ जाएगा, तो आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 250, ये आ गया 50 लाख, तो आ जाएगा 50 लाख, ये आएगा 50 लाख एडवर्स में। क्लियर है? अब आप लोग यहां पर 50 लाख एडवर्स के अंदर अगर हम बात करें तो आप लोग यहां पर ना एक चीज और चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, आप वॉल्यूम वेरिएंस डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे, आपका जो बजटेड कॉस्ट है उसका 16.67% वॉल्यूम वेरिएंस है। आप देखोगे आपकी मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 2014 में 300 लाख। अगर आप 300 लाख का 16.67% निकालोगे तो वो भी 50 लाख ही आएगा। आई होप उसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को। तो आप लोग चाहें तो वॉल्यूम वेरिएंस बस्टेड कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। इवन मैंने आपको नोट्स के अंदर भी वही चीज लिख करके दी है, आप देखेंगे अगर तो ये यहां पर मैंने नोट्स में लिख करके दिया है आपको। वॉल्यूम वेरिएंस आपकी बस्टेड कॉस्ट का परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। मैंने आपको उसका एक्सटेंशन पार्ट भी मैंने कराया है और आप लोग चाहें तो वहां पर वो चीज लिख सकते हैं। आप लोग यहां पर जो सॉल्यूशन आप कर रहे हो ना, तो यहां पर आप और लगा के कर सकते हैं। मैं इसका और वर्जन यहां पर लिख देता हूं, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, तो मैं इसका और 300 लाख का 16.67%, ये आपका चेंज था, वो मैंने लिया है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया होगा। यूजेस पे चलते हैं। तो 1,40,000 आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी लगी है आपकी 1,35,000। उप सॉरी, मैंने एडवर्स में लिख दिया, ये फेवरेबल आ रहा है 1,40,000 माइनस 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, दैट मीन्स 2, तो आ जाएगा 12.5 लाख। प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस में डिफरेंस कितना आ रहा है देखते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस थी 250 की, एक्चुअल प्राइस है 240 की। मटेरियल की कॉस्ट कम होना आपके लिए फेवरेबल है, 250 की जगह 240, तो फेवरेबल वेरिएंस में जाएगा।
250 माइनस 240, तो फेवरेबल वेरिएंस में आ जाएगा 250 माइनस 240 मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी, दैट मीन्स 1,35,000, 250 माइनस 240 मल्टीप्लाई बाय 1,35,000, तो आ जाएगा 13.5 लाख फेवरेबल। एक बार चेक करना क्या हमारे यहां तक के वेरिएंसेस सही है क्या। सेल्स प्राइस 70 लाख फेवरेबल, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम 100 लाख फेवरेबल, ठीक है। मटेरियल यूजेस 12.5 लाख, ठीक है। मटेरियल प्राइस 13.5 लाख, ठीक है। मटेरियल वॉल्यूम 50 लाख एडवर्स, ठीक है। डन है सर। आई होप अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो आपके भी यही आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग अब आ रहे लेबर। लेबर में अगेन वही एक वेरिएंस हो जाएगा हमारा वॉल्यूम का। वॉल्यूम का एडवर्स आएगा, आपको पता ही है। एक हो जाएगा एफिशिएंसी का, एक हो जाएगा रेट का। तो वॉल्यूम के लिए अब मैं सीधा डायरेक्टली लेबर की बजटेड कॉस्ट को 16.67% से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दैट मींस 120 लाख मल्टीप्लाई बाय 16.67% आ जाएगा 20 लाख। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। हमने हमारे बजटेड आवर्स थे 24 लाख के, हमने अभी अभी आपकी कैलकुलेट किए हैं स्टैंडर्ड आवर्स, और स्टैंडर्ड आवर्स हमारे कितने आए थे सर। स्टैंडर्ड आवर्स आए थे हमारे 28 लाख। 24 लाख माइनस 28 लाख, और स्टैंडर्ड रेट क्या है सर। स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर है 5 रुपीज, तो आ जाएगा 20 लाख। क्या हमारा 20 लाख ही आया है क्या। आंसर है यस सर, 20 लाख आया है। क्लियर है। तो आप चाहो तो बजटेड कॉस्ट को वॉल्यूम के परसेंटेज से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और चाहो तो बजटेड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स करके भी सॉल्व कर सकते हो। एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, तो हमारे 28 लाख की जगह 26 लाख लगा है, तो दैट मींस फेवरेबल है। 28 लाख माइनस 26 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज की रेट, तो ये हो जाएगा 2 लाख का गैप 10 लाख रुपीज फेवरेबल। चेक करना आंसर मैच है। लेबर रेट वेरिएंस की बात कर लेते हैं, तो रेट कितनी थी सर। 5 की जगह 5.269, तो एडवर्स आएगा भाई साहब। 5 माइनस 5.269, एक्चुअल आवर्स हैं हमारे 26 लाख, तो 5 माइनस 5.269 मल्टीप्लाई बाय 26 लाख, तो आ जाएगा 6,99,400, दैट मीन 7 लाख। ये बेसिकली डेसिमल के कारण से है, इसलिए 7 लाख। चेक कर लेना, 7 लाख आपका लेबर रेट वेरिएंस, आपका 7 लाख एडवर्स, बिल्कुल ठीक है। तो आप लगी हाथ एक काम कर लो, मटेरियल के तीनों वेरिएंसेस का टोटल लगा लो। 50 लाख एडवर्स और 12.5 फेवरेबल, 13.5 फेवरेबल, तो फेवरेबल फेवरेबल हो गया 27 लाख का, और 27 लाख का 26 लाख का फेवरेबल हो गया, और 50 लाख का वेरिएबल। तो ये हो जाएगा, यहां पर आप लोग इसका टोटल लगा देंगे मटेरियल के वेरिएंसेस का, तो ये हो जाएगा आपका 24 लाख। और ये 24 लाख आपके लिए क्या आया है सर, एडवर्स आया है, तो एडवर्स आया है तो ब्रैकेट में लिख देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ो। लेबर रेट का भी लगा दो टोटल, तो 27 लाख एडवर्स और 10 लाख फेवरेबल, तो आ जाएगा 17 लाख एडवर्स। ये लीजिए, आइए वेरिएबल ओवरहेड में आ जाइए। वेरिएबल ओवरहेड में अगेन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर अगेन वही बस्टेड कॉस्ट ले लो 60 लाख। 60 लाख का 16.67%, दैट मीन्स हो जाएगा आपका 10 लाख। ये एडवर्स हो गया। वेरिएबल ओवरहेड में भी अगेन एफिशिएंसी भी आएगा, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आएगा। एफिशिएंसी क्या है सर, फेवरेबल की एडवर्स सर, ऑब्वियस बात है, लेबर के अंदर एफिशिएंसी एडवर्स है, तो वेरिएबल ओवरहेड में भी एफिशिएंसी एडवर्स ही आएगी। 28 माइनस 26, सॉरी फेवरेबल आएगी। 28 माइनस 28 सॉरी 28 लाख माइनस 26 लाख, और रेट है स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड लोगे, जो कि है 2.5, तो आ जाएगा आपके लिए 5 लाख। लास्ट इसके अंदर आएगा इसका रेट। रेट की अगर बात करें तो रेट में क्या गैप आ रहा है सर,
रेट थी 2.5 और 2.6538, तो एडवर्स आएगा 2.5 माइनस 2.6538 और मल्टीप्लाई कर दोगे इसको आपके एक्चुअल आवर्स 26 लाख से। आ जाएगा 2.5 माइनस 2.6538 मल्टीप्लाई बाय 26, तो आएगा 4 लाख। 4 लाख आ गया आपके लिए एडवर्स। तो एडवर्स हो गए 14 लाख और फेवरेबल हो गया 5 लाख, तो हो जाएगा 9 लाख रुपीस का एडवर्स वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड डन है, लिख दीजिए आपका फिक्स्ड ओवरहेड का। तो फिक्स्ड ओवरहेड में आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल है कि एडवर्स है? सर 80 लाख से 150 लाख हो गया, मतलब 70 लाख रुपीस बढ़ गए, तो 70 लाख आपके लिए एडवर्स आ गए। कैसे आया? 80 माइनस 150 लाख, इसका तो टोटल डायरेक्टली लगा दीजिए 70 लाख एडवर्स। अब आप इसका टोटल लगाएंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 2015 प्रॉफिट। रिकंसिलेशन डन, लगा दो टोटल। आइए दोस्तों, 40 लाख प्लस 170 माइनस 24 माइनस 17 माइनस 9 एंड माइनस 70, तो आएगा 90 लाख। क्या 2015 का 90 लाख था? यस सर, 90 लाख था। दैट्स इट, काम खत्म। आई होप आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि रिकंसिलिएशन कैसे वर्क करता है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये हो जाएगा कंप्लीट। देखिएगा फटाफट से मैंने क्या किया, मैंने लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिया, सेल्स वॉल्यूम के अंदर, सेल्स के अंदर प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस ले लिया, मटेरियल के अंदर उन तीनों वेरिएंस को कैलकुलेट किया जो आपके आ रहे थे, वहां पर मैंने प्लेस किया। लेबर में भी सेम वही चीज, वेरिएबल ओवरहेड में सेम चीज, फिक्स्ड ओवरहेड में वही सेम चीज। तो फटाफट से जिन्होंने कॉपी नहीं किया, आप लोग कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है। वीडियो को पॉज करके कॉपी कीजिएगा, तो यहां से यहां तक का कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, यूजेज वेरिएंस तक का कॉपी कर लीजिएगा, देन प्राइस वेरिएंस से लेकर के वॉल्यूम वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड तक का कॉपी कर लीजिएगा, देन ये वेरिएबल ओवरहेड पूरा कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, एंड देन आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहां तक का पूरा हो गया डन। आप लोगों को इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स रिवाइज करना है। कितनी बार रिवाइज करना है? 2 बार रिवाइज करना है, दैट्स इट। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 37। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 वैसे तो अगर मैं बात करूं ना, तो बिल्कुल सेम एज इट इज है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 35 के जैसा। एक छोटा सा चेंज है जो कि आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा। फिक्स्ड ओवरहेड में भी अगर कल को 2 सालों में कंपैरिजन करते हुए प्राइस की कुछ डिफरेंसेस दे दे, तो हमको वहां पर वॉल्यूम का गैप भी कवर करना है। एमटीपी जून 17 दिसंबर 24 के अंदर ये सम पाया गया। दिसंबर 2013 में मात्र 4 नंबर में पूछा था, ओनली 4 मार्क्स। अरे 14 होना चाहिए, 4 मार्क्स नहीं होना चाहिए, पता नहीं, आई डोंट नो, जो भी एक है आया होगा। न्यू स्टडी मटेरियल और वर्कबुक सब जगह पर था। अब की बार आपको टचवुड डेटा जो है वो क्लियरली दिया हुआ है, रुपीज इन लैख में 31 मार्च 2014 का, और ये 31 मार्च 2015 का, मतलब पहले प्रीवियस ईयर है फिर आपके करंट ईयर है। सेल्स आपको दे रखा है, प्राइम कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है। अब की बार इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट में, दैट मींस आप लोगों का, आपको पता है प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर एक प्रकार से इन्होंने प्राइम कॉस्ट दिया है, दैट मींस ये मटेरियल और लेबर दोनों को ऐड करके दे दिया। वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं। 2014 में 5 लाख का प्रॉफिट था और 2015 में 40 लाख का, 40 है 4.0 है 4.0, तो 4 लाख का लॉस हुआ। इन शॉर्ट 9 लाख रुपीस से प्रॉफिट कम हो गया 2015 में। उसके पीछे कुछ रीजंस दिए। ड्यूरिंग 2014-15 द एवरेज प्राइसेस इंक्रीज्ड ओवर दीज ऑफ द प्रीवियस ईयर। कितनी परसेंटेज से आपकी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं? सेल्स के केस में इन्होंने कहा 20% इन केस ऑफ सेल्स, दैट मींस सेलिंग प्राइस 20% से इंक्रीज हुई है। 15% इन केस ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के केस में 15% से आपकी प्राइस बढ़ी है, एंड 10% इन केस ऑफ ओवरहेड, और ओवरहेड के केस में 10% से प्राइस बढ़ी है। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 35, उसमें केवल सेलिंग प्राइसेस में इंक्रीज बताया था, बाकी किसी में भी कोई भी इंक्रीज इन्होंने नहीं बताया था।
क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है, प्रिपेयर कीजिएगा एक प्रॉफिट वेरिएंस स्टेटमेंट फ्रॉम दी अबाउट डेटा। इस डेटा की मदद से आपको एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बना करके बताना है, दैट मींस एक आपको रिकंसिलिएशन बनाना है। अगेन यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो 10% इन केस ऑफ ओवरहेड बोला है। इसका मतलब यहां पर इन्होंने ये नहीं बताया कि फिक्स्ड ओवरहेड की वेरिएबल ओवरहेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ही वेरिएबल, दोनों ही ओवरहेड, दैट मींस फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल, दोनों ओवरहेड्स के अंदर ये आपको कंसीडर करते हुए चलना है। आइए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग को यहां से सबसे पहले तो हम लोगों को जो कैलकुलेशन करनी है वो एक तो आपको यहां पर कितना गैप आपका कवर अप हो रहा है फ्रॉम वॉल्यूम, तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। करंट ईयर में 129.6, दैट मींस 129,60,000 रुपीज की सेल हुई है। क्वेश्चन ने कहा 20% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब अगर यहां पे 100 रुपीज की सेलिंग प्राइस है तो यहां पर 120। तो अगर मुझे आपकी बजटेड सेलिंग प्राइस पर इस करंट ईयर के सेल्स को लेकर के जाना है तो क्या करना होगा सर, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दीजिए, तो आपके पास 2015 की सेल एट 2014 की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मतलब कि करंट ईयर सेल्स अगर आपका प्राइस इंक्रीज नहीं होता तो कितना हो जाएगा 129.6 लाख डिवाइडेड बाय 120%, तो आ जाएगा 108 लाख। मतलब कि 108 लाख रुपए की सेल होती अगर ये प्राइस नहीं बढ़ी होती तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है सर, 120 लाख से 108, इसका मतलब पूरा पूरा 12 लाख रुपीस की सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स आएगा। चाहो तो चेक कर लो, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस 12 लाख एडवर्स, ये रहे एडवर्स। इससे दूसरी चीज हमें क्या समझ में आती है कि सर कहीं ना कहीं 10% वॉल्यूम में गिरावट है। कैसे आई 10%? 12 लाख से वॉल्यूम वेरिएंस है और 120 लाख आपका बजटेड, दैट मींस 120 लाख की सेल है, तो अकॉर्डिंगली 10% का वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स पाया जाएगा। क्लियर है? अब आपको इस 10% को कवर अप करते हुए आपकी पूरी कैलकुलेशंस आपको बैठानी होंगी। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे होगा, फटाफट से देख लेते हैं। और ये रहा कैलकुलेशंस एससीएम। आइए, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 37। इस क्वेश्चन को भी अगेन आपको 2 टाइम्स रिवाइज करना है, मेंशन करते हुए चलिएगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सेल वैल्यू ऑफ 2015 एट बजटेड सेलिंग प्राइस, और चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो एट सेलिंग प्राइस ऑफ 2014। तो 2014 की सेलिंग प्राइस पर आपकी सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपके लिए रुपीज 129.6 लाख डिवाइडेड बाय 20% आपका आ रहा है इंक्रीज, तो इसका मतलब ये हो गया 120 के बराबर, तो करंट ईयर हो जाएगा 100 के, तो ये हो जाएगा रुपीज 108 लाख। क्लियर है? डन है। अब यहां से मैं आप कहो तो सेलिंग प्राइस वेरिएंस निकाल दूं क्या? पहला, सेल प्राइस वेरिएंस, अगर आप इंक्रीज नहीं करते तो ये होती 108 लाख की सेल, जबकि सेल हो गई है रुपीज 129.6 लाख की। आएगा कितना, माइनस का रुपीज 21.6 लाख, और जिसे आप क्या बोल सकते हैं, और रुपीज 21.6 लाख फेवरेबल। फेवरेबल क्यों है? क्योंकि सेलिंग प्राइस इंक्रीज है, वहीं से समझ में आ जाता है। सेलिंग प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हो, सेल प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो फेवरेबल वेरिएंस ही आना है। दूसरा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब आपको ध्यान से देखो, अगर सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं होता
आपकी लास्ट ईयर सेल थी 120 लाख की, करंट ईयर में आपकी सेल रह जाती 108 लाख की अगर आपके सेलिंग प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता तो अल्टीमेटली 12 लाख का प्लस बोलूं या ₹12 लाख फेवरेट सॉरी एडवर्स बोलूं, एक ही बात है सर। एडवर्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आता तो ये 120 लाख होता, वॉल्यूम में चेंज आने से ये 108 लाख रह गया। इसका मतलब 12 लाख रुपए से हमारी सेल कम हो जाती आपके लिए, तो 12 लाख की सेल कम हो जाती तो इसका मतलब सेल कम होना एडवर्स है। चाहो तो यहां पर वो निकाल लो आप, परसेंटेज डिक्रीज इन सेल वैल्यू। सर डिक्रीज क्यों बोल रहे हो? सेल वैल्यू वेरिएंस जब आपका एडवर्स आ रहा है, सॉरी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जब आपका एडवर्स आ रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज है। लास्ट वाले क्वेश्चन में इंक्रीज था, क्यों? क्योंकि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो फेवरेबल आ रहा था। तो आ जाएगा आपके लिए ₹12 लाख डिवाइडेड बाय ₹120 लाख, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपके पास 10% की गिरावट है भाई। 10% से आपकी सेल्स वैल्यू कम हो गई है। क्लियर है? डन सर, आगे बढ़ेगा। अब आते हैं हम लोग हमारे कॉस्ट वेरिएंसेस पर। कॉस्ट वेरिएंसेस के अंदर सबसे पहला हमारे पास आप अगर ध्यान से देखेंगे तो प्राइम कॉस्ट के अंदर, अब मैं आप लोगों को वेरिएंसेस वॉल्यूम वेरिएंस निकाल देता हूं सबके। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्राइम कॉस्ट। अब क्योंकि वॉल्यूम में 10% की गिरावट है, मतलब कि सेल्स क्वांटिटी अगर 10% से गिर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी प्राइम कॉस्ट भी कम होगी, और कॉस्ट का कम होना आपके लिए क्या है? फेवरेबल। तो पहला आ जाएगा आपके लिए वॉल्यूम वेरिएंस। तो यहां पे आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड hence favorable variance। hence favorable variance। वॉल्यूम वेरिएंस आपको मैंने क्या बोला? कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड हैंस फेवरेबल वेरिएंस। कॉस्ट कम होगी, इसका मतलब वॉल्यूम वेरिएंस आपके लिए फेवरेबल होगा। कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड हैंस वॉल्यूम वेरिएंस विल बी फेवरेबल। वॉल्यूम फेवरेबल, वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल, ये आपकी मैं यहां पे फेवरेबल वॉल्यूम, क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है। और कॉस्ट कम क्यों हो रही है बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सेल वैल्यू आपके पास, सॉरी सेल्स वैल्यू लिख दिया मैंने, सेल्स वॉल्यूम आएगा ये, सेल्स वॉल्यूम। डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम आपके 10%। डन क्या? प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड हैंस फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस रहेगा। और वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ जाएगा? ₹80 लाख आपकी बजटेड कॉस्ट है, उसका 10% तो हो जाएगा ₹8 लाख। डन क्या सर? आई होप किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। देन इसके बाद में आ जाइएगा आपके लिए एक प्रकार से वॉल्यूम वेरिएंस अगर 8 लाख आपका क्या आ रहा है? फेवरेबल, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई सर? 72 लाख की। यहां पर आपको प्राइसेस के बारे में भी कुछ बोला है कि प्राइम कॉस्ट की प्राइसेस 15% आपके हो रही है। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को यहां पर। अल्टीमेटली पहले मैं एक बार समझाता हूं, देन उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहब हमारा 80 लाख की प्राइस है 2014 में, प्राइम कॉस्ट है। 2015 में अगर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता
प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता तो ये कितना होता सर, ये हो जाता आपके लिए प्राइस में और यूजेज में कोई भी चेंज नहीं आता तो ये होता आपका 72 लाख। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2015 के अंदर इन्होंने कहा साहब 2015 में हमारा प्राइम कॉस्ट हो जाएगी 91.1 लाख, और ये 91.1 इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर 15% से प्राइम कॉस्ट बढ़ रही है। अगर 2015 में प्राइस, कुछ भी लिखना नहीं है, प्राइस में अगर कोई भी चेंज नहीं होता तो कितनी जाती सर, 91.1 डिवाइडेड बाय 115 तो ये होता आपका 79.217, दैट मीन्स 22। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है? 80 से 72 लाख गया क्योंकि आपका वॉल्यूम 10% कम हुआ था, लेकिन 72 से 79.22 गया क्योंकि आपका यूजेज वेरिएंस, आपने क्वांटिटी ज्यादा यूज करी, और 79.22 से 91.1 गया क्योंकि आपकी प्राइस में गैप आया। समझ में आ रहा है? मतलब कि आपका 80 लाख था, अगर आपके बजटेड आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब आपका बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट बोथ आर सेम, तो आपके यहां पर वो 80 लाख रहता, लेकिन क्योंकि आपके एक्चुअल आउटपुट में 10% का डिफरेंस आया है तो 80 की जगह वो 72 लाख हो जाएगा। क्लियर है? 72 लाख हो गया, लेकिन आप अगर यहां पर बात करेंगे तो 72 लाख है क्या? 72 लाख है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस पर। ध्यान से सुनना मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या हो रहा है। यह है आपकी बजटेड क्वांटिटी, अब स्टैंडर्ड प्राइस बोलूं या बजटेड प्राइस बोलूं एक ही बात है, ये हो गया बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। मैंने यहां से आपके लिए क्या किया, एक्चुअल आउटपुट ले लिया, तो इसका मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और यहां पर ये वाली जो है ये है हमारी एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस क्यों है? क्योंकि ये वाला जो है ये है आपका एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। अब ध्यान से सुनना, आपको बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, मुझे पता है, मुझे पता है, बीइंग ए स्टूडेंट आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं इसमें तभी थोड़ा सा अच्छे से समय लेकर के चलूंगा, चाहे बेशक आज के लेक्चर में हमारा यही क्वेश्चन हो जाए, बाकी मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आपको हर एक चीज अच्छे से समझानी है। ध्यान से सुनना, एक लेवल है हमारा जो कि है 2014 का, और 2014 के बाद में 2015 के हमारे पास 3 लेवल हैं। 3 लेवल कैसे हैं ध्यान से सुनना। 2014 पर हमारी जो प्राइस है वो आ रही है ₹80 लाख। अब ये क्या था सर, ये लास्ट ईयर का था, तो लास्ट ईयर ऑब्वियस सी बात है कि बजटेड क्वांटिटी, अब बजटेड प्राइस बोलूं या स्टैंडर्ड प्राइस बोलूं एक ही बात है, तो ये हो गया 80 लाख बजटेड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट किस पर होती है सर, एक्चुअल आउटपुट पर। अब एक्चुअल आउटपुट के लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, आपके लिए एक्चुअल आउटपुट पर एक्चुअल क्वांटिटी भी होती है और एक्चुअल आउटपुट पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी होती है। अगर आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और अगर वो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है तो वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। ध्यान से सुनना, 2015 की बात करते हैं। 2015 में मेरे पास एक तरीका है कि पहले तो मैं इस क्वांटिटी के गैप को मीट आउट करूं, दैट मींस बस्टेड क्वांटिटी की जगह मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट द रेट स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब कुल मिलाकर के मैं आउटपुट के गैप को मीट आउट कर रहा हूं ओनली। ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर क्या किया, बस्टेड क्वांटिटी से स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेके गया, इसका मतलब मैंने केवल और केवल, आपको पता है बस्टेड क्वांटिटी किसके लिए होती है सर, बस्टेड आउटपुट के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके लिए होती है सर, एक्चुअल आउटपुट के लिए, और बस्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के गैप को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। क्लियर है? तो अल्टीमेटली मुझे वॉल्यूम वेरिएंस को मीट आउट करना है, वॉल्यूम वेरिएंस को मीट आउट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा ₹72 लाख। अब आपको इतना तो पता है, ये तो आपके पास क्या आ गई, ये तो आ गई आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आपने आउटपुट का गैप को मीट आउट कर दिया। अब आपके लिए आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में 2 डिफरेंस होते हैं, एक आपके यूजेस को कवर करता है और एक आपके प्राइस को कवर करता है। क्वेश्चन ने आपको दे रखा है 91.6 लाख, और ये 91.6 लाख क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। अब क्वेश्चन ने आपको ये भी दे दिया
कि एक्चुअल प्राइस जो है वो 15% से बढ़ी हुई है। तो क्या मैं अगर इसको एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस पे लेके जाऊं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से प्राइस का इफेक्ट हटाना पड़ेगा। और प्राइस का इफेक्ट कैसे हटेगा सर, 91.6 जो है वो है 115 के बराबर। तो 100 के बराबर क्या होगा, स्टैंडर्ड। तो ये कितना आ जाएगा सर, 91.6 डिवाइडेड बाय 115%, तो आ जाएगा 79.15% ही बढ़ रहा है ना। यस सर। और 91.1 है, सॉरी 91.6 नहीं है, 91.1 है ना। जब कैलकुलेशन करते हो ना तो आपको फिगर्स इतने याद हो जाते हैं कि यार ये तो नहीं आना था। 91.1 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ जाएगा 79.22 79.22। अब ध्यान से सुनना, वॉल्यूम वेरिएंस तो क्या हो गया सर, इन दोनों का डिफरेंस, दैट मींस 8 लाख। हुआ क्या, 80 लाख की जगह 72 लाख की ही कॉस्ट हो गई। तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट 8 लाख रुपए से कम हो गई, तो आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो आप देखोगे यहां पे भी स्टैंडर्ड प्राइस है, यहां पर भी स्टैंडर्ड प्राइस है, केवल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का गैप है, दैट मींस ये यूजेज वेरिएंस है, ये आपका यूजेज वेरिएंस है। और यूजेज वेरिएंस क्या है सर, 72 की जगह 79.22, दैट मींस 7.22 लाख बढ़ गई, ये आपके लिए एडवर्स है। और यहां पर डिफरेंस देखें तो ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ये भी एक्चुअल क्वांटिटी है, ये स्टैंडर्ड प्राइस है, ये एक्चुअल प्राइस है। तो प्राइस का गैप है, और ये प्राइस का गैप कितना आ जाएगा सर, 11.1 11.82 के आसपास आना चाहिए। यस सर, 11.88, हाँ जो भी है कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। तो 11.88 ये आपका किसको कवर करेगा, ये कवर करेगा आपकी प्राइस को। तो अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा कैसी कैसे कैलकुलेशंस की है। क्लियर है। मैं इसको एक फॉर्मूला से आपको पूरी वर्किंग को मैं बाकायदा यहाँ पर लिख करके दूंगा, और पूरे नोट्स भी लिखाऊंगा, ताकि आप लोग जब रिकैप करें तो अच्छे से समझ में आ सके। वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पर ये हो गया, वॉल्यूम वेरिएंस में कोई भी डाउट नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा बाकायदा, पहले एक लर्निंग पॉइंट लिख देंगे अपन, एज वी कैन सी, एज वी कैन से डिफरेंस बिटवीन cost of 2014, as we can say difference between cost of 2014 and 2015 will be due to three reasons, that is वॉल्यूम, वॉल्यूम को ब्रैकेट में लिख दूंगा, डिफरेंस ऑफ बजटेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। एक तो हो गया आपका वॉल्यूम, दूसरा हो गया आपका प्राइस, ब्रैकेट में लिख देंगे स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, एंड आपका यूजेस, मतलब कि एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड। क्लियर है। मैं आपको बताऊंगा नहीं, वैसे आपके इंस्टीट्यूट ने कई बार फॉर्मूला इस तरीके से भी यूज किया है। जैसे अगर हम यूजेस के फॉर्मूला की बात करें तो यूजेस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू एस पी, इसको मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, और इसको मैं बोलूंगा एक्चुअल कॉस्ट एट स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट एट स्टैंडर्ड प्राइस। इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो एक्चुअल कॉस्ट एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 2014। क्लियर है। आइए अब सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां पे निकाल देता हूं आप लोगों के लिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसमें मैंने लिखा
बजटेड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक होगा मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट, जिसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक मेरा हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट, जिसे हम बोलेंगे एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। एंड द लास्ट वन जो कि हमारे लिए इस क्वेश्चन में हमने निकाला वो क्या है, एक्चुअल कॉस्ट एट द रेट स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है क्या? ध्यान से सुनना मैंने क्या किया है। अब बजटेड कॉस्ट की मैं बात करूं तो बजटेड कॉस्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ₹80 लाख। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी अपने आप आ जाएगी, कैसे? ₹80 लाख की बजटेड कॉस्ट है, उसमें 10% का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा ₹72 लाख। ये आपको ₹91.1 गिवन है, और ये आ जाएगा आपके लिए ₹91.1 डिवाइड बाय 115%, तो आएगा ₹79.22। और ये कैसे आया? ₹91.11 ये है आपकी एक्चुअल प्राइस पर। अगर इसमें 115 का डिवाइड लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा ये एक्चुअल प्राइस पर, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस पर। खत्म। अब आपको इन दोनों का जो गैप है ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम वेरिएंस, और ये हो जाएगा आपके लिए ₹8 लाख। और ये फेवरेबल की एडवर्स सर 80 से 72 आ रहा है तो फेवरेबल। यहां से ये वाला जो गैप है आप ध्यान से देखो अगर, तो आपको क्या नजर आ रहा है सर, दोनों स्टैंडर्ड प्राइस पर है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस है, दैट मींस यूजेज वेरिएंस। तो ये हो जाएगा आपके लिए यूजेज वेरिएंस। अब यूजेज वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से चेकआउट करो, 72 से बढ़कर के 79.22 हो रहा है, दैट मींस 7.22 लाख बढ़ रही है कॉस्ट, तो 7.22 लाख एडवर्स वेरिएंस हो जाएगा। एंड 79.22 और 91.22 ये यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके लिए प्राइस वेरिएंस। और प्राइस वेरिएंस फिर कितना हो जाएगा आपका, 79.22 माइनस 91.1, तो आ जाएगा 11.88 लाख एडवर्स। आई होप आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कराने का तरीका थोड़ा सा ऑल टुगेदर डिफरेंट था, बट कॉन्सेप्ट उसके पीछे का क्या है वो मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए प्राइम कॉस्ट की पूरी कैलकुलेशंस हो गई है। आई होप डन है। इसमें इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को। इसमें आप लोगों को, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस ये था कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे लिए प्राइस निकाल पाना आसान था, क्योंकि हमारे पास कितनी क्वांटिटी यूज हुई है वो हमें पता था। यहां पर कितनी क्वांटिटी यूज हुई है, किस रेट से यूज हुई है वो हमें नहीं पता, तो हमने यहां पर अकॉर्डिंगली उसको उस तरीके से ट्रीट किया। ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार वापस से। मैंने यहां पर आपके लिए क्या किया, आपके लिए बस्टेड क्वांटिटी सेलिंग प्राइस पे दे रखा था 80 लाख, उसमें से 10% का वॉल्यूम कम हुआ, ये हमने यहां पर ऑलरेडी निकाल लिया है। 10% का डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियस बात है स्टैंडर्ड कॉस्ट 10% से डिक्रीज हो जाएगी, बस्टेड कॉस्ट माइनस 10%। तो आपके लिए सिंपली ये 10% क्या है, ये आपके आउटपुट के गैप को कवर कर दिया, तो आउटपुट के गैप को कवर कर दिया है तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई आपकी, स्टैंडर्ड कॉस्ट एट स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। वही एक्चुअल कॉस्ट आपको गिवन है एक्चुअल प्राइस पर, आपको एक्चुअल कॉस्ट सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस पर निकालनी है, वो हमने निकाल दी। अब सेम लाइकवाइज हम लोग ओवरहेड्स के लिए करते हैं। वेरिएबल
सर क्या हमें भी इस तरीके से आपने जैसा बनाया है ये इस तरीके से डिजाइनिंग काम करके आना है? नहीं, आपको इसको लाइनिंग में सॉल्व करना है कि बजटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट एट स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट एट एक्चुअल प्राइस। अब मैं ये बता नहीं रहा हूं या बता देता हूं, चलो। बजटेड कॉस्ट का मतलब हो गया बजटेड क्वांटिटी, सॉरी बजटेड आवर्स, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड है, तो बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट बोलूं या बजटेड रेट बोलूं एक ही बात होती है, क्योंकि बजटेड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगी स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी आपकी एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, और ये हो जाएगी आपकी स्टैंडर्ड, सॉरी एक्चुअल कॉस्ट एट द रेट स्टैंडर्ड प्राइस, दैट मीन्स एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट प्राइस। बजट आपको कुछ दिया हुआ है क्या? ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो बजटेड कॉस्ट आपको दे रखी है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सॉरी वेरिएबल एक्सपेंसेस की 20 लाख, ये आ जाएगा आपका 20 लाख माइनस 10%, हो जाएगा ₹18 लाख। एक्चुअल आपको दिया हुआ है 24, आपका गिवन है, और ये आ जाएगा आपका 24 लाख डिवाइडेड बाय कितना परसेंट इंक्रीज है सर? 10%, तो ये हो गया 110 के बराबर, 100 के बराबर आपकी स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगी, तो 24 डिवाइडेड बाय 110% तो हो जाएगा 21.818, दैट मीन्स ₹21.82। मेरे हिसाब से आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इन दोनों का जो गैप है ये आपका वॉल्यूम वेरिएंस है, और वॉल्यूम वेरिएंस कितना है सर? ₹2 लाख फेवरेबल। इन दोनों का जो गैप है आप देखो, फॉर्मूला को देखो, केवल जो मैंने फॉर्मूला लिखा है स्टैंडर्ड रेट है दोनों में, केवल स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स, तो ये हो गया आपके लिए एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सर? 3.82 एक्स्ट्रा लग रही है, तो 3.82 लाख एडवर्स, और यहां इन दोनों के गैप को अगर आप कवर करते हैं तो आप देखेंगे एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, तो रेट का गैप है, तो ये हो जाएगा आपके लिए वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, और ये कितना हो जाएगा 2.18 रुपीज, 2.18 लाख, और ये हो जाएगा एड। चेकआउट करना क्या हमारे फॉर्मूला सारे डन है क्या, मतलब वेरिएबल ओवरहेड तक डन है, फिक्स्ड ओवरहेड अभी भी बाकी है। फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर एक तो हो गया आपका बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, एक हो गया आपका एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अगर हम बात करें तो बजट आपका कितना दे रखा है सर? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है हमारे पास 15 लाख का, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है आपका 18.5 लाख का, तो अल्टीमेटली आपके लिए पूरा पूरा 3.5 लाख रुपए का गैप है, लेकिन इस 3.5 लाख रुपए में से कुछ प्राइस का गैप है, 3.5 लाख रुपए में से कुछ प्राइस का गैप है, तो प्राइस का गैप कैसे कवर होगा? ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आपके लिए 18.5 अगर प्राइस नहीं बढ़ाई होती तो ये 100 के बराबर होता, तो 18.5 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा 16.81 लाख।
अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपके लिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली क्या हुआ, आपके यहां पर अगर हम बात करें तो 16.81 और 18.5 ये आपके लिए प्राइस का गैप है। ये आपका प्राइस का गैप है। क्या है दोस्तों, ये आपके लिए प्राइस का गैप है और प्राइस के गैप को हम लोग एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहते हैं। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 16.82 माइनस 18.5 तो आ जाएगा 1.68। 1.68 बिल्कुल सर, एडवर्स। और ये आपके लिए दोनों के दोनों अगर हम बात करें तो ये आपके वॉल्यूम के गैप को कवर करेगा। और ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा सर, वॉल्यूम आ जाएगा आपका 3.81, सॉरी इसको 16.81 लिखा है मैंने, 16.82 आएगा आई गेस, 16.82 1 लिख दिया, ये 2 है। और ये हो जाएगा आपके लिए 3.82, सॉरी 1.82, ये हो जाएगा आपका 1.82 एडवर्स। दैट्स इट, काम खत्म। अब आपको इसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एक एक क्वेश्चन पर जाना है, सॉरी मतलब एक एक फॉर्मूला पर जाना है और उसकी वैल्यूज आपको चेकआउट करनी है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में चेकआउट कर लेते हैं क्या हमारे आंसर मैच कर रहे हैं क्या, क्योंकि फिर आंसर मैच करने के बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको खुद को बनाना रहेगा, मैं नहीं बनाऊंगा। सेल्स प्राइस वेरिएंस मेरा आ रहा है, कितना आ रहा है 21.6 लाख फेवरेबल, फेवरेबल में जाना, सेल्स प्राइस 21.6 बिल्कुल ठीक है। सेल्स वॉल्यूम 12 लाख एडवर्स, तो एडवर्स में आओ, सेल्स वॉल्यूम 12 लाख बिल्कुल ठीक है। फिर प्राइम कॉस्ट में आओ, आपका वॉल्यूम वेरिएंस 8 लाख फेवरेबल, तो प्राइम कॉस्ट का आपको ऊपर दिया हुआ है प्राइम कॉस्ट वेरिएंस लिखा हुआ है, उसको प्राइम कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, कहां पर ये आपको दिया हुआ है प्राइम कॉस्ट वेरिएंस, तो इसको प्राइम कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस कर लीजिएगा। यहां लिखा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, इसको वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको फिक्स्ड ओवरहेड, ये प्राइस वेरिएंस लिख दिया बेसिकली, तो ये प्राइस वेरिएंस आपको, ये प्राइस का जो गैप है बेसिकली ये वाला एफिशिएंसी में कवर हो गया है 1.82 इनका, और ये वाला आपका प्राइस के अंदर डिफरेंस कवर हो गया है। तो इन्होंने इसको एफिशिएंसी में कवर अप कर दिया है कि साहब एफिशिएंसी है मतलब वॉल्यूम का सब पार्ट, क्लियर है। तो अकॉर्डिंगली इन्होंने उस तरीके से डील कर दिया है, आपका ये वाली चीज हो गई है। और आपके बाकी के वेरिएंसेस और क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। देन अगेन आगे चलते हैं, यहां पर 8 लाख फेवरेबल, 8 लाख फेवरेबल, यूजेज वेरिएंस 7.22 लाख एडवर्स, प्राइम कॉस्ट प्राइस वेरिएंस है 11.88 बिल्कुल मैच है। प्राइम कॉस्ट यूजेज वेरिएंस 7.22 ये भी मैच है। वेरिएबल ओवरहेड में आओ, वेरिएबल ओवरहेड में वॉल्यूम वेरिएंस 2 लाख बिल्कुल फेवरेबल में दिख रहा है। एफिशिएंसी 3.82 बिल्कुल मैच है। एक्सपेंडिचर 2.18 बिल्कुल मैच है। और फिक्स्ड ओवरहेड का प्राइस, आप लोगों का प्राइस बोलूं या एक्सपेंडिचर बोलूं एक ही बात है, 1.68, और वॉल्यूम 1.82 जिसे इन्होंने एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर दिया, तो एफिशिएंसी का सब पार्ट इन्होंने कर दिया है कि ये एफिशिएंसी के कारण से आ रहा है। तो आप इसको वॉल्यूम बोल दो चाहे एफिशिएंसी बोल दो, आपकी एफिशिएंसी में कवर अप कर रहे हैं। वॉल्यूम में इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि साहब इन्होंने कहा आउटपुट के वेरिएंस ये वॉल्यूम के कारण से कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको इन्होंने एफिशिएंसी का नाम दे दिया। ठीक है, दैट्स इट। अब आपको क्या करने का है, आप यहां पर आइए, मैं आपको नहीं करा रहा हूं, आपको ही करना है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपका बस्ट वेरिएंस है 5 लाख। अब 5 लाख में ऐड करते जाओ, 5 लाख में ये ऐड करो, ये ऐड करो और ये ऐड करो, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 21.6 प्लस 8 प्लस 12 2 तो हो गया 36.6। अब इनमें से ये सारे माइनस कर दो, ये सारे माइनस कर दो, तो आपके पास आना चाहिए माइनस का 4 लाख। चेक करो, 36.6 में से माइनस करेंगे 12 माइनस 7.22 माइनस 2.18 माइनस 1.68 माइनस 11.88 माइनस 3.82 माइनस 1.82। ऐसा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? ये कितना आ रहा है 5 प्लस 21.6 प्लस 8 प्लस 2, इसके बाद में अब लेस करेंगे 12, लेस करेंगे 11.88, लेस करेंगे 7.22, लेस करेंगे 2.18, लेस करेंगे 3.82, लेस करेंगे 1.68, लेस करेंगे 1.82। यस सर, माइनस का 4 लाख। दैट्स इट, काम खत्म। तो हो गया खत्म काम। इसी के साथ आप लोगों का ये वाला जो सम है ये होता है कंप्लीट। इस क्वेश्चन को आपको 2 बार रिवाइज करना है। कितनी बार रिवाइज करना है दोस्तों? 2 टाइम्स आपको इस क्वेश्चन को रिवाइज करना है।
2 बार में आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास समय जो है वो तो है थोड़ा कम, बट कम क्या है, मैं आप लोगों को इसके साथ ना एक क्वेश्चन होमवर्क में दे सकता हूं, और वो होमवर्क में देने से पहले मेरे को उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि हमारा क्वेश्चन आज के ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को आपको 2 बार रिवाइज करना है। अगेन इस वाले क्वेश्चन से नई चीज जो सीखने को मिली वो क्या थी सर, यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन में तो वो दिए हुए थे कि भैया कितना मटेरियल यूज हुआ कितना नहीं यूज हुआ, मतलब कि ये डेटा दिया हुआ था, ये डेटा दिया हुआ था। लेकिन अब की बार में वो डेटा नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने उसको अकॉर्डिंगली डील करते हुए पहले आपके पास देखो इसमें जो जो चीज थी ना उसको वैल्यू कर लो। देखो ये वाला क्या था सर, ये हमारी बजटेड कॉस्ट दी हुई है, ये क्या है सर, ये एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है। अब आपको यहां से एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है और एक एक्चुअल कॉस्ट एट स्टैंडर्ड प्राइस निकालनी, ये 2 चीज निकालनी है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने वॉल्यूम वेरिएंस निकाल दिया था कि 10% डिक्रीज हो रही है हमारी वॉल्यूम, तो इसकी कॉस्ट में से 10% लेस करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। और एक्चुअल कॉस्ट एट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो भी 100 प्लस इंक्रीज जो आ रहा है वो ले लो, ये आपकी प्रेजेंट प्राइस के बराबर है, तो स्टैंडर्ड प्राइस आपकी 100 के बराबर है, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड प्राइस की वैल्यू पर आ जाएगी। दैट्स इट, काम खत्म। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। आई होप इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी हमारी तरफ से डन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमने अभी किया, क्वेश्चन नंबर 35 के साथ क्वेश्चन नंबर 37 हमने किया। समय कहता है कि साहब 10 मिनट्स का समय बच रहा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 10 मिनट्स के समय को हम लोग थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। एक है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। या उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, चलो कोई ना। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। या मैं एक सेकंड देखता हूं कि 10 मिनट्स में अगर कोई टॉपिक आपके साथ में कर सकता हूं, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस गाइस, तो मैंने चेकआउट किया, मुझे कुछ लगा नहीं कि दैट हम लोग अगले 10 मिनट्स में कुछ कर सकते हैं, तो कोई ना, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग 2 आवर्स 10 मिनट्स का लेंगे। मैं आपको बता दूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों का जो एससीएम का सार वाला बुक है, इस वाले बुक के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नोट्स हैं वो पूरा का पूरा पोर्शन मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट कर दूंगा, एंड 2 से 3 क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, तो नोट्स वाला पोर्शन हमारा पूरा डन हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ साथ हम लोग बाकी के सारे क्वेश्चंस भी कुछ क्वेश्चंस करने लगेंगे, और मुझे अब लगता है कि समवेयर 3 लेक्चर में हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसीएम आशुतोष लाड़ा साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके गाइस, मुझे बताना मत भूलिएगा कि ये जो क्वेश्चन हमने किया, दोनों क्वेश्चन थे ऑल टुगेदर बिल्कुल सिमिलर होते हुए भी डिफरेंट थे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर हमारे पास जहां मटेरियल की क्वांटिटीज गिवन थी, यहां पर हमारे पास क्वांटिटीज गिवन नहीं थी। वहां पर क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे कॉस्ट की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं था, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट की प्राइसेस में भी चेंज था, तो हमने अकॉर्डिंगली उसको डील किया। आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया और आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे बताना मत भूलिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।